क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं इन्वायरमेंटल इश्यूज और आज का जो लेक्चर है वो जो एनसीईआरटी 12th क्लास एनसीईआरटी जो है उसका आखिरी लेक्चर है। ठीक है, मतलब आज हम जो है वो ऑफिशियली 12th क्लास एनसीईआरटी को पूरा फिनिश कर दिए। एक एक चीज पढ़े हम, एक भी हिस्सा उसका नहीं छोड़ा है हमने, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी हो, चाहे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हो, चाहे इकोसिस्टम हो, चाहे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन हो, हमने हर एक हिस्सा कवर किया है। तो 12th क्लास एनसीईआरटी का आखिरी लेक्चर है जो इन्वायरमेंटल इश्यूज का लेक्चर नंबर 5 है। तो आज के लेक्चर में हम, थोड़ा लंबा लेक्चर है आज का, सब्र के साथ सुनिएगा, बहुत कुछ सीखने मिलेगा और बहुत कुछ चीजें ऐसी मालूम चलेंगी जो एग्जाम में सीधी सीधी पूछी जाती हैं। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे रेडियोएक्टिव पॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में क्या घटना घटी थी, एक्चुअली में हुआ क्या था, उसके बारे में बात करेंगे हम। तो आप में से कई लोगों का, मतलब आप में से सभी का ऑलमोस्ट जो है तब जन्म नहीं हुआ होगा, जो क्योंकि आपकी जो जनरेशन है जो पढ़ रही है, तैयारी कर रही है, वो जनरली 99, 2000, 2001, 2002 के इस ये एरा के हैं। तो आपके लिए तो एक ये कहानी होगी कि पुरानी कहानी के समान कहानी होगी। लेकिन जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था तब मैं छोटा बच्चा था, तब मैंने सुनी थी कहानी कि मेरी मौसी जी वहां रहा करती थी, कैसे उन्होंने अपनी जान को बचाया। तो बहुत सारी बातें लेक्चर के दौरान हम बताएंगे भी आपको कि रियल सिनेरियो क्या था उसका। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी पर बात करेंगे और हम बात करेंगे एक महान महिला पर। और जब जैसे ही मैं महान महिला बोलता हूं तो मैं किसी प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं करता हूं, किसी में जो है वो महान नेता की बात नहीं करता हूं, वो है अमृता देवी बिश्नोई के। बिश्नोई समाज आज पूरी दुनिया में जाना जाता है अपने प्रतिबद्धता के लिए, जो नेचर के साथ उन्होंने अपना संबंध बनाकर रखा है। तो अमृता देवी बिश्नोई के ऊपर हम बात करेंगे। और एक मूवी है जो जिसका डिस्क्रिप्शन डला हुआ है बेटा, तो डिस्क्रिप्शन को जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा आप, तो उसका लिंक दिया गया है। तो बायोमेंटर्स ऑनलाइन फिल्म्स का मूवी है जो अमृता देवी बिश्नोई के ऊपर है, जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा और समझ में आपको आएगा कि लोग बाग जो है वो किस हद तक जो है वो नेचर के कंजर्वेशन के लिए जा सकते हैं। तो चलिए समय खराब नहीं करते हैं, लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। हाँ, और इन्वायरमेंटल इश्यूज पर एमसीक्यू जरूर लगाइएगा बेटा, जो मैं डीपीपी दे रहा हूं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी मैक्सिमम क्वेश्चन 99.9% क्वेश्चन वहीं से आएगा, इसलिए प्लीज उसको मिस मत कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए तो लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। हम पढ़ रहे हैं बेटा इकोलॉजी, और इकोलॉजी के आखिरी चैप्टर में हमें इन्वायरमेंटल इश्यूज के, जहां पर अभी तक हमने देखा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होता है, एयर पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वाटर पॉल्यूशन के एस्पेक्ट को देखा हमने। चलिए थोड़ा सा और आगे बात करते हैं हम, लेकिन उसके पहले आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे के। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है बेटा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई वेस्ट के। ई वेस्ट का मतलब क्या होता है? ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई वेस्ट? ई वेस्ट का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। दूसरा आपको ये बताना है कि पॉलीब्लेंड क्या है, कि व्हाट इज दी पॉलीब्लेंड के, पॉलीब्लेंड क्या है, और इनके साथ जुड़े व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने पॉलीब्लेंड को इन्वेंट किया, उनका नाम बताइए जिन्होंने पॉलीब्लेंड के बारे में बताया, उसे इन्वेंट किया। ठीक है, एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ पॉलीब्लेंड, पॉलीब्लेंड के इस्तेमाल क्या होता है, क्या उसका उपयोग है, ये बताइए। ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन ये आपको बताना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्टेज। बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट का मतलब क्या होता है, कि बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट का मतलब क्या होता है ये भी बताएंगे आपके। और एक क्वेश्चन और करूंगा आपसे मैं बेटा, आपको बताना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोसेन क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोसेन के, यानी किससे चीज से जुड़ा हुआ है इकोसेन, क्या है इकोसेन। ठीक है, तो आपके सामने आज 4 क्वेश्चन है बेटा। पहला क्वेश्चन ये है कि ई वेस्ट क्या होते हैं ये बताइए मुझे। दूसरा, पॉलीब्लेंड क्या है और पॉलीब्लेंड का क्या उपयोग करते हैं और किसने इसको इन्वेंट किया ये बताएंगे आप। बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट क्या होते हैं ये भी बताएंगे आप, और इकोसेन क्या है ये बताइए मुझे। ठीक है ना, क्लियर, समझ गए? यानी ये याद रख, देखो बेटा मैं जो आपसे पूछता हूं ना लेक्चर के पहले, वो इंफॉर्मेशन जिसको बिल्कुल भूलना ही नहीं है आपको। क्लियर, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए
अब एक बात और कि आप देख रहे हैं इस तस्वीर में एक आपको एक एस्पेक्ट दिखाई पड़ रहा है कि हम जो है हम सब लोग चाहते हैं कि हमारे खाने पीने के लिए कभी कोई कमी ना हो और हमारा एग्रीकल्चर लगातार बढ़ता रहे, क्योंकि देखिए ह्यूमन पॉपुलेशन जिस प्रकार से बढ़ रही है वैसे बढ़ती हुई ह्यूमन पॉपुलेशन को पर्याप्त मात्रा में भोजन की रिक्वायरमेंट है, फूड की रिक्वायरमेंट है, और उसके लिए हमें खेती करनी पड़ेगी और अच्छी खेती करनी पड़ेगी ताकि अधिक प्रोडक्शन हो सके। तो इसके लिए जो है इंडिया हो चाहे पूरी दुनिया हो, सबने अपने सब कंट्री ने ये प्रयास किया कि वो अपने फूड को खुद प्रोड्यूस कर सके और ताकि जो है वो भोजन के लिए इंसान को परेशान ना होना पड़े। तो इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन को अपनाया गया, ठीक है, हरित क्रांति को अपनाया गया, ठीक है। अब यहां पर फिर से दो क्वेश्चन आपके सामने आते हैं और दोनों क्वेश्चन के आंसर आप ही करेंगे, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। क्लियर? मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आपको बताना है कि हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड, के विश्व में हरित क्रांति का पिता किसे कहते हैं, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड, के, और किसे हम फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया कहते हैं, हु कंसिडर एज ए फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, कि किसको हम जो है भारत में हरित क्रांति का फादर मानते हैं, के। तो आपको दो साइंटिस्ट के नाम बताने हैं, एक वो जिन्हें पूरे दुनिया में हम ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर मानते हैं, एक वे साइंटिस्ट जिनको हम इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर मानते हैं, आपको उनके नाम बताने हैं, ठीक है। क्लियर? समझ गए? हरित क्रांति क्या होता है हम पहले के चैप्टर में बात की हुई। मैंने आपसे कहा कि हरित क्रांति का ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब यह था कि खाद्यान्नों के यानी जो ग्रेन से उसके क्षेत्र में उसके फील्ड में कंट्री अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट कर ले, बाहर से कहीं से अनाज ना मंगाना पड़े, यानी अपने लोगों की खाने पीने के लिए खुद हम प्रबंध कर पाए। तो इसके लिए हरित क्रांति को अपनाया गया जिसमें कि बेहतर प्रकार के जो है वो बीज का इस्तेमाल किया गया, हाई यील्डिंग वैरायटी का इस्तेमाल किया हमने HYV हाई यील्डिंग वैरायटी का इस्तेमाल किया हमने जो है अच्छे क्वालिटी के जो है फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया, हमने केमिकल फर्टिलाइजर का हमने इस्तेमाल किया, हमने इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल किया, हमने पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया, हमने बेहतर इरिगेशन का इस्तेमाल किया, बेहतर मशीनरी का इस्तेमाल किया, मतलब मशीनों का इस्तेमाल किया, बेहतर टेक्निक का इस्तेमाल किया, अच्छे बीजों का इस्तेमाल किया और फसल में केमिकल फर्टिलाइजर का भरपूर इस्तेमाल किया, अच्छी सिंचाई की हमने और कीड़े ना खा जाए इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल किया, कोई खरपतवार ना आ जाए वीडीसाइड का इस्तेमाल किया। कुल मिलाकर हमने केमिकल्स और अच्छी इरिगेशन, अच्छे बीज से खूब सारी फसल को पैदा किया, ठीक है। ये तो अच्छी वाली बात हो गई इसमें, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि चूंकि हमने एक्सेसिव अमाउंट में हमने जो है फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया, बड़ी मात्रा में हमने पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया, हमने वीडीसाइड का इस्तेमाल किया, हमने इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल किया, हमने वीडीसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, के ये सब जो है पेस्टिसाइड पेस्ट को नष्ट करते हैं, पेस्ट अनवांटेड एनिमल्स होते हैं, अनवांटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फसल को डैमेज करते हैं। इंसेक्टिसाइड में इंसेक्ट को जो फसल को नुकसान करने वाले कीटे उन्हें हटाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। वीडीसाइड में हम खरपतवार को हटाने के लिए जो अनवांटेड क्रॉप प्लांट जो कॉम्पीट करते हैं उनको हटाने के लिए इसका यूज करते हैं। तो हमने बड़े पैमाने पर केमिकल्स का इस्तेमाल किया हमने, और इससे क्या समस्या हो गई, इससे समस्या हो गई पॉल्यूशन के। जैसे डीडीटी है, डीडीटी का छिड़काव करते हैं आप, तो डीडीटी जब छिड़कते हैं तो एयर पॉल्यूशन करता है, डीडीटी जमीन पे आके बैठता है सॉइल पॉल्यूशन करता है, पानी में बहकर वाटर पॉल्यूशन करता है। तो हर तरह का पॉल्यूशन डीडीटी से होता है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड, उससे भी हर तरह का पॉल्यूशन होता है कि देयर आर लॉट्स ऑफ केमिकल्स, इंसेक्टिसाइड जिनका यूज करने पर जो है बड़े पैमाने पर पॉल्यूशन फैलता है। देखिए अब एनसीईआरटी क्या लिखता है इस पर, इन द वेक ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन the use of inorganic fertilizer and pesticide has increased manifold for enhancing the crop production, के जैसे ही हरित क्रांति की शुरुआत हुई वैसे ही जो है वो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कई गुना बढ़ गया ताकि फसल का उत्पादन बढ़ सके। के इसमें हमने पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंजीसाइड, इन सब का हमने इस्तेमाल किया बड़े पैमाने पर, ठीक है ना। और खेतों के अंदर किसान ने जो है वो बड़े पैमाने पर केमिकल फर्टिलाइजर को डाला। अब खास बात यह कि हमने सिंचाई भी खूब किया, तो जो बहकर पानी वाटर बॉडी के अंदर गया, और वाटर बॉडी के अंदर जो पानी जाएगा उसके अंदर यूरिया होगा, उसके अंदर फॉस्फेट होगा, और जैसे ही नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का लेवल वाटर बॉडी में बढ़ेगा तो क्या समस्या होगी, यूट्रोफिकेशन की समस्या होगी, है ना बेटा। चलिए देखिए आप, ये एक ग्राफ में बतलाता है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के साथ साथ कैसे फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का लगातार इस्तेमाल बढ़ता चला गया। के तो बता रहा है आपको कि हमने कितना, हमने जो है वो ये बता रहा है आपको कि किस ईयर में हमने कितना जो है मैट्रिक टन के, कितने मैट्रिक टन हमने जो है वो यूरिया का इस्तेमाल किया, पोटास पोटेशियम के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम फॉस्फोरस के लिए इस्तेमाल करते हैं। यूरिया जो होता है वो बेसिकली हम जो है नाइट्रोजन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यूरिया, पोटास, एनपीके, इन सब का हमने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया हमने, और जो है ये
सारा कुछ जो है वो लगातार ये बढ़ता चला गया विद द ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, और दिक्कत क्या हुआ, दिक्कत ये हुआ कि इनमें से कई सारे केमिकल जो हम इस्तेमाल कर रहे थे वे हमारे इन्वायरमेंट में जो है वो लंबे समय तक रहने वाले केमिकल थे। जैसे कि जो भी ऑर्गेनोक्लोरीन हमने इस्तेमाल किए, जैसे डीडीटी इज ए ऑर्गेनोक्लोरीन, डीडीटी का हमने इस्तेमाल किया, ऑर्गेनोफॉस्फोरस का हमने इस्तेमाल किया के, तो जो भी हमने जो है वो ऑर्गेनोक्लोरीन ऑर्गेनोफॉस्फेट इस्तेमाल किए वे लंबे समय तक, कई महीनों तक, कई सालों तक हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहे। हमने पैराथॉइड्स का इस्तेमाल किया, हमने कार्बामेट्स का इस्तेमाल किया, हमने ट्राइएजिन्स और का इस्तेमाल किया, हमने यूरिया यूज किया, हमने और भी कई तरह के केमिकल हमने यूज किए। तो केमिकल के नाम उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आपको इतना भर ध्यान रखना है कि जैसे ऑर्गेनोक्लोरीन, डीडीटी हुआ, बेंजीन हेक्साक्लोराइड हुआ, ये सब लंबे समय तक हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहते हैं। और जैसे जो भी केमिकल लंबे समय तक एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहेगा वो बायोमैग्निफिकेशन का भी हिस्सा बन जाएगा। क्योंकि देखिए, लंबे समय तक एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, इसका मतलब उसका आसानी से मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। ठीक है, आसानी से वो एक्सक्रीट नहीं होता है, बॉडी उसको मेटाबोलाइज नहीं कर पाती है, कोई उसको डिकम्पोज नहीं कर पाता है, तो वो बॉडी में इकट्ठा होने लगेगा। तो जो बायोमैग्निफिकेशन है वो भी देखने मिलेगा हमको यहां पर। ठीक है, देखिए अब क्या लिखा है एनसीईआरटी में, दिस इंसिडेंटली आर आल्सो टॉक्सिक टू नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म के, जो नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म है। अब हम चाह रहे थे कीड़े मारना, हम चाह रहे थे कि फसल के अंदर ऐसे कीड़े जो हमारी क्रॉप को डैमेज करते हैं वो मर जाए। हमने इंसेक्टिसाइड को छिड़का, लेकिन वो तो तितली भी मर गई, भोरा भी मर गया, जो हनी भी मर गया, के जो दूसरे बीटल्स थे वो भी मर गए। तो मतलब कई सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो हमारे लिए फायदेमंद थे वो भी मर रहे, क्योंकि केमिकल तो किसी को पहचानता नहीं है भाई। चूहा मारने की दवा यदि आदमी पी लेगा तो आदमी भी मर जाएगा। सल्फास जो ऐसा केमिकल है जो हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल हम जो है वो कीड़ों को मारने के, कीड़े ना पनपे गेहूं में, उसके लिए करते हैं। और लोग, मैंने ऐसे कई केस देखे अस्पताल में कि लोग सल्फास पी के सुसाइड करने की कोशिश की, के अपने आप को मारने की कोशिश की। तो उसमें क्या होता है, उसमें होता ये कि वो केमिकल तो थोड़ी ना पहचानता ये इंसान इसको नहीं मारना, के केमिकल तो केमिकल है, वो किसी को भी मार सकता है। कॉन्सेंट्रेशन का फर्क है भाई। जो मच्छर मारने की दवाई यदि हाई कॉन्सेंट्रेशन में ह्यूमन बॉडी के अंदर हो तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो मतलब ये हुआ कि हमने नॉन टॉक्सिक, जो नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म है वो भी मरे इस सेट के। तो अब मैंने आपको बताया ना, जो भी केमिकल लंबे समय तक रुकेंगे, जिनका आसानी से मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, जो आसानी से एक्सक्रीट नहीं होते होंगे, वे केमिकल जो है हमारे एनवायरनमेंट में जो है बायोमैग्निफिकेशन कर सकते हैं मोट के। वी नो दैट द एडिशन ऑफ इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर कैन डू टू एक्वाटिक सिस्टम विच यूट्रॉफिकेशन के। कहने का मतलब ये कि हम जानते हैं अच्छे से, और हमने पहले पढ़ा भी हुआ है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस का लेवल वाटर बॉडी के अंदर यदि बढ़ेगा, आपने एक्सेसिव फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया है, पानी में बहकर वो वाटर बॉडी के अंदर जाएगा, तो वहां पर यूट्रॉफिकेशन का समस्या होगा, एल्गल ब्लूमिंग होगा उसके बाद। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये कि जो हमारी अभी आज कृषि की समस्या है, प्रॉब्लम है, ये तो बड़ी गंभीर हो चुकी है। ठीक, मतलब यह हालत है कि आज क्या हुआ। आज आप एक किसान से पूछेंगे तो मैं सच बता रहा हूं आपको कि किसान से कभी आपको कोई सच्चा व्यक्ति देखना, सच्चे मन का व्यक्ति जो कड़ी मेहनत करता है, ईमानदारी से अपनी एक रोटी खाता है, वो आदमी आज भी, देखो मैं किसी और प्रोफेशन की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं किसान से ईमानदार कोई नहीं है। किसान बहुत ईमानदार व्यक्ति है, बहुत मेहनत करता है खेतों में उठ के, वो अन्न देता है, और उसके वो जब फटे कपड़ों में हमको किसान दिखाई पड़ता है, जब हम देखते हैं कि मंडी में अपने जो आपका पेट भरने के लिए अनाज उसने उगाया है, उसके लिए वो मंडी में 2-2 दिन सोता रहता है अपनी ट्रॉली को रखकर कि सही दाम मुझे अनाज का मिल जाए, और व्यापारी लोग जो है उससे बड़े मोल भाव करते हैं, बड़ा उसको जो है वो हैरान परेशान भी रखते हैं उसको, किसान को। तो बड़ा दुख होता है देखकर कि जिस देश की अर्थव्यवस्था में खेती किसानी इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा हो, वहां पर हमारा किसान जो है वो फटे हाल नहीं होना चाहिए। जय जवान। जो सीमा की सुरक्षा पे, सरहदों पे खड़े जो लोग हैं, उनको सलाम कीजिए, उनके लिए अपनी कुर्सी खाली कर दीजिए। और जो किसान है आपको दिखाई पड़े, कभी उसको है दृष्टि से मत देखिए। हो सकता है उसका जो पसीना है उससे आपको लगता हो कि यार कितना पसीना आ रहा, स्मेल सी आ रही इसमें, लेकिन वो पसीना और वो स्मेल जो है ना, वो आपके लिए ही खेत में उसने वो बहाया है, और उसके चलते आप आज खाना खा पाते हैं। कि एक रोटी जो हम खाते हैं ना, उस एक रोटी को बनाने की प्रक्रिया में ये मत सोचिए कि मम्मी ने आटा गूंथ के एक रोटी बना के तैयार दे दी आपको। उसके लिए पिताजी बड़ी मेहनत की ऑफिस में जाके, तब जाके जो है वो घर के लिए ग्रोसरी आया आज के, उसके बाद वो जो है वो मम्मी बनाने के एफर्ट के, लेकिन पिताजी ग्रोसरी को खरीद पाए क्योंकि जो मार्केट में वो अवेलेबल था, किसान ने उसको दिया अटके। तो ये बहुत बड़ी चेन है पूरी की पूरी, हर आदमी इसमें इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना।
तो देखिए आज हमें बड़ा दुख होता है, किसान पूछता है आज की हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन में आपका साथ दिया, आपने बोला हमने सब कुछ किया, हमने जो है, लेकिन आज हम पूछते हैं कि हमारे जो ट्रेडिशनल सीड थे, जो हमारे बीज थे, जो आज हाई यील्डिंग वैरायटी पर हम इतना डिपेंडेंट है कि यदि हमको समय पर बीज ना मिले तो हम खेती नहीं कर पाते हैं। बीज खरीदने के लिए हमको लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, बड़े महंगे महंगे सीड खरीदने पड़ते हैं हमको के, तो मेरे ट्रेडिशनल बीज कहां चले गए? वो पूछता है आपसे। वो पूछता है कि मैं पहले अपने खेत के कुएं से जो है वो पानी निकाल कर जो है अपने खेत में सिंचाई कर लिया करता था, मेरा अंडरग्राउंड वाटर टेबल कहां चला गया? मेरा कुआं क्यों सूख गया जिसको मैंने खोदने के लिए इतना पैसा खर्च किया, आज उस कुएं से पानी नहीं निकलता है के। वो कहता है मेरी मिट्टी की पूरी क्वालिटी बदल चुकी है, उसकी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कैरेक्टर पूरा चेंज हो चुका है के। वो कहता है कि आज खेती करने का मतलब यह है कि मुझे पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और तुम कहते हो किसान क्रेडिट कार्ड ले लो, और किसान क्रेडिट कार्ड से तुम पैसा निकाल के उधार लेके अपना खैरो खेती, और मान लो मेरी फसल बिगड़ गई तो तुम बोलते हो कि अब लोन तो भरना पड़ेगा, और तुम मुझसे वोट भी मांग लेते हो ये बोल के कि तो हम तुम्हारा लोन माफ कर देंगे, और तुम माफ भी नहीं करते हो। किसान कहता है कि मेरे पास मेरी बेटी की शादी करनी है, मुझे मेरे अपने बेटे को पढ़ाना है, मैं नहीं चाहता हूं कि वो खेती किसानी करे, क्योंकि मैं देख चुका हूं कि मुझे इतनी मेहनत करने के बावजूद मुझे जो है वो क्या मिलता है। मानसून पर डिपेंडेंट है, यदि मान लो किसी फसल बिगड़ गई तो मुझे उसका मुआवजा भी समय पर नहीं मिलता है, और मैं बड़ा परेशान हूं। और ये किसान पूरे भारत का किसान है, ये किसका संबंध किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, इसका संबंध किसी जो है वो अधिकारी से नहीं है, इसका संबंध जो है वो देश की मानसिकता से है, जहां पे किसानी को छोटा व्यवसाय समझा जाता है। मैंने कहा ना, सब्जियां सड़क पर मिलती हो, जूते बड़े आलीशान शोरूम में मिलते हो। समझ लीजिए आप कि उस देश में किसान की हालत क्या होगी। चलिए, तो अब हम जो है वो और टिपिकल भावनात्मक लेवल पे नहीं इन्वॉल्व होते हैं इसमें। देखते हैं हम कि बोलता है, वो कहता है कि अच्छा मेरे बीज में जमीन में लगाता हूं वो क्यों नहीं उग पा रहे हैं, मेरी मिट्टी का केमिकल लेवल कैसे चेंज हो गया, मेरी मिट्टी सैलाइन कैसे हो गई, मेरी मिट्टी के अंदर से वो नमक की मात्रा कैसे बढ़ गई कि सीड उग नहीं पाते हैं, कि मेरे ऊपर इतना ऋण चढ़ गया है कि मेरे पास जो है वो आत्महत्या करने के अलावा कोई उपाय नहीं बचा है, और मैं अब जो है नए बीज नहीं खरीद पा रहा हूं, और पुराने बीज मेरे उग नहीं रहे हैं, क्योंकि तुमने बायोटेक्नोलॉजी सीड को ऐसा कर दिया है कि वो अब एक बार के बाद उगते नहीं है। मैं बड़ी बड़ी कंपनियों पर डिपेंडेंट हो गया हूं, मुझे फर्टिलाइजर के लिए भी अब मेरे खेत में फसल लगती नहीं है, मैं यदि फर्टिलाइजर ना डालूं उसमें तो मुझे उधार लेना पड़ता है, गांव के साहूकार से लेना पड़ता है, बैंक से लेना पड़ता है, और सब लोग मुझे जो है वो निधि समझ के सब मेरे ऊपर दबाव डालते हैं, और कभी मेरे पास नहीं होता है तो मेरे पास कोई लास्ट विकल्प नहीं बचता है अपने आप को खत्म करने के अलावा। ये भारत के किसान की हालत है, आप देख लीजिए उठा के कहीं पे पढ़ लीजिए, आपके चाहे विदर्भ का एरिया हो, चाहे मध्य प्रदेश के कुछ एरिया हो के, आप देख लीजिए। लेकिन बात वही है ना बेटा कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब तक हम अन्न की कीमत नहीं समझेंगे, हम उस देखिए यू कैन नॉट, आपसे बोला जाए ना कि आज से तुम अनाज नहीं खरीद पाओगे, तुमको उगा के खाना पड़ेगा, मुश्किल हो जाएगी बेटा। इसलिए जो है हर व्यक्ति को पर्याप्त सम्मान दीजिए, हर व्यक्ति को पर्याप्त दाम दीजिए। मैं कहता हूं मोल भाव करना है तो शोरूम पे कीजिए, सब्जी वाला ही 2 रुपए ज्यादा लेता है ना, छोड़ दीजिए, मोटा मोटा देखिए, क्योंकि वो सब्जी उगाने के दौरान उसने जो है अपने बच्चे को पढ़ाएगा, किसी को कुछ करेगा के। आप में से किसी ने बोला कि सर आपने रेड लाइट जंप करने पर अपने ड्राइवर की सैलरी मत काटिएगा आप, क्योंकि वो गरीब बच्चे उसके होंगे। तो मैंने सैलरी नहीं काटा बेटा, मैं क्लियर कर दूं, मैं इतना जो है मैं डांटने के लिए, डराने के लिए मैंने उसको बोला कि क्योंकि देखिए कानून तोड़ने में क्या होता है कि वो जो भी चालान बनता है ना, वो ड्राइवर के नाम पर नहीं बनता, गाड़ी के मालिक के नाम पर बनता चालान, ठीक है, वो मेरा बनता है, ठीक है। और तो एक्चुअली में मैं उसको डराने के लिए ऐसा बोला कि अगली बार तुमने गलती किया तो तुमको पैसा पूरा तुमको भरना पड़ेगा, ये वाला, समझ गए ना। इसलिए रेड लाइट को देखो, कानून का पालन करो, रैश ड्राइविंग मत करो। तो ये मैं गलत नहीं हूं, यहां पर मैं गरीब आदमी का पैसा नहीं रख सकता हूं। कई बार मेरे वो क्या करते हैं, कई बार मेरी गाड़ी को कहीं इधर उधर लगा दिया, अब महंगी गाड़ियां होती तो उसमें जो है वो काम भी बड़ा भारी होता है, डांट देते हैं, उनको डरा देते हैं उनको, लेकिन यह है उसके हक का 1 भी रुपया में नहीं रखता, ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम है कि उसके बच्चे जो बिहार से कहीं से आया है वो यहाँ पे, क्योंकि जनरली अब अधिकांश ड्राइवर जो है बिहार यूपी से के यहाँ पर, तो मेरा ड्राइवर भी झारखंड से कहीं से है, तो उसके परिवार में बच्चे हैं, वो पूछता हूँ, उसकी वाइफ है, 2-3 बच्चे हैं उसके, पढ़ रहे हैं सब, यहाँ से पैसे भेजता है उनको, वो यहाँ रुकता है, एक कमरे में 8 लोग सोते हैं बारी बारी से, वो लोग कैसी लाइफ गुजारते हैं वो लोग, तो वैसे में उनका 50 रुपया 100 रुपया भी काट लेना जो है वो एक बड़ा अपराध के समान है वो, ठीक, तो वो मैं नहीं करता हूं। आप में से किसी ने मुझसे बात, तो मैं बेटा इतना बुरा मत समझो मेरे को, आई एम नॉट दैट मच बैड, लेकिन किसी को डिसिप्लिन में रखना बुरा थोड़ी ना है ना। चलिए
अरे यार ऐसा बोलोगे तो यार आदमी को लगता है ना कि यार ये तो मेरे को ऐसे ही समझ लिए थे। तो चलिए, अब प्रॉब्लम ये है कि समस्या इतनी बढ़ गई है कि पंजाब और हरियाणा में जो है वो लोगों का बोलना ये है कि हमारा तो भरोसा उठ गया सरकार पे। सरकार बोलती थी हरित क्रांति करो, हरित क्रांति करो, खूब हमने किया, फसल का उत्पादन भी खूब बढ़ाया हमने, तो अमीर किसान तो अफोर्ड कर लिया सब कुछ। अब जो गरीब किसान था वो बोलता भैया हमने हमारा तो खेत 4 साल तक तो फसल मिली हमको, अब तो हमारे पास में तुमने बीज के दाम बढ़ा दिए, फर्टिलाइजर के दाम बढ़ा दिए तुमने, अब हम क्या करें। तो किसानों के बीच से एक मसीहा निकल के सामने आया। मसीहा समझते हैं आप? मसीहा का मतलब होता है कि जो लीडर होता है, जो इन्वॉल्व लीडर्स की कुछ कैपेबिलिटीज होती है, जो लोगों को मोटिवेट कर सकता है। कैसा के इसको आप रिलीजन से मत जोड़िएगा। तो अब जो है मैंने कहा कि ये जो है ये है रमेश चंद डागर। रमेश चंद डागर ने जो है वो क्या किया, उन्होंने जो है किसानों को एजुकेट करना शुरू किया। उन्होंने बोला कि भैया देखो ऐसा है कि हमें हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे हम, या सरकार को कोसते रहेंगे, उससे काम नहीं बनेगा। हमको तो वो अपनाना पड़ेगा जो प्रकृति ने हमको दिया है। उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, खेत में हम जो है वो केवल खेती करते हैं ना, तो हम एक काम करते हैं, खेती के साथ साथ हम जो है वो मधुमक्खी पालन भी करते हैं। चलो है ना, मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। उन्होंने लोगों को, उन्होंने जो है वो किसान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बनाया उन्होंने के, और उन्होंने जो है वो लोगों को बताया किसानों को कि मधुमक्खी पालो खेत के अंदर तुम जो है वो गाय भी पालो, आप अपनी भैंस पालो, आप उसमें के उसका दूध बेचो, तुम मधुमक्खी का शहद बेचो, तुम के ऐसे करके तुम अपने अर्निंग के कुछ सोर्स जनरेट करो। और अपने खेत के अंदर जो गाय का गोबर है, जो भी वेस्टेज निकलता है खेत के अंदर, उस वेस्टेज का तुम खाद बनाओ और ऑर्गेनिक खेती पर फोकस करो। ये सरकार के केमिकल के जाल से बाहर निकल जाओ, क्योंकि ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनी हुई है, नर्मदा फर्टिलाइजर, इतनी बड़ी इंडस्ट्री के ये बड़ी बड़ी फैक्ट्री बनी हुई है जो केमिकल्स में आती हैं। और कई बार इन फैक्ट्री से ऐसा जहर निकलता है कि इंसान भी नहीं बचता है। अब जो भोपाल गैस ट्रेजेडी था उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट था, वो सेविन नाम के इंसेक्टिसाइड को बनाने में इस्तेमाल होता था, कीटनाशी को बनाने में इस्तेमाल होता था। एक रात को जो है वो 3 दिसंबर 1984 रात को जो है निकल गया बाहर वो केमिकल, सिलेंडर ब्लास्ट किया, बाहर निकल गया केमिकल, हजारों लोग मर गए। जहर तो जहर होता है, जहर अंतर नहीं करता है, जहर अंतर नहीं करता है कि कौन है वो। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध की भी मृत्यु जो है वो इतिहास में मेंशन है, वो भी कैसे हुई थी, टॉक्सिक मशरूम खाने से, जहरीला मशरूम खाने से हो गए थे। वे तो भगवान थे, जहर ने डिफरेंशिएट नहीं किया, जहर कभी डिफरेंशिएट नहीं करता है। इसलिए जहरीली खेती, आज हम जो सब्जियां खाते हैं ना, जो फल खाते हैं, उनमें कितना टॉक्सिन है, इतना टॉक्सिन उनके अंदर भर दिया गया है कि वो हमारे खुद के लिए खतरनाक हो चुका है। तो देखिए अब हम बात करते हैं बेटा कि एक केस स्टडी को देखते हैं। तो इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग इज ए साइक्लिकल जीरो वेस्ट प्रोसीजर वेयर वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्रोसेस आर साइकिल्ड इन एज न्यूट्रिएंट फॉर अदर प्रोसेस के। दिस अलाउज द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्शन के। क्या किया गया कि इसके लिए इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया गया। के क्या मतलब है इसका? ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब है कि हमारा खेत अपने आप में पूरी की पूरी सस्टेनेबल यूनिट बन सके। हमारे खेत में जो भी कुछ पैदा होता है उसको हम साइकिल कर सकें, उसमें हम कोई भी वेस्टेज हमारे अंदर हम उसमें ना रखें, हम उस वेस्ट को ऐसे खाद में कन्वर्ट कर लें जिस खाद का इस्तेमाल हम जो है वो जैविक खाद के रूप में अपने खेत में कर पाए, तो केमिकल्स को हमें नहीं देना पड़ेगा वहां पर और हमारी खेती बच जाएगी। अब आप बोलोगे सर कीड़ों का अटैक होगा तो क्या करेंगे? तो पता है आपको, मैंने गांव में देखी जहां पे ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, वो जगह को मैंने राजस्थान में कहीं विजिट किया, एक बार मैंने यूपी में कहीं विजिट किया, तो वे नीम की सूखी पत्तियों का पाउडर बनाते हैं, उसको जो है वो उसका एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं और उसको वो स्प्रे करते हैं, जिससे कि वो जो इंसेक्टिसाइड जो है वो के रूप में काम करता है। तो जो टॉक्सिक इंसेक्ट है उनका नंबर कम हो जाता है, पूरी तरीके से नहीं मरते पर नंबर काफी कम हो जाता है, इससे फसल का नुकसान उतना नहीं होता है। तो एक जो है वो हरियाणा के सोनीपत के एक फॉर्मर किसान है रमेश चंद डागर, उन्होंने जो है ये कर दिखाया कि उन्होंने अपने खेत में जो है मधुमक्खी पालन, वी कीपिंग को, डेयरी मैनेजमेंट को, उन्होंने गाय भैंस पाली, उसके अंदर के वाटर हार्वेस्टिंग किया, उन्होंने यहाँ पर के कंपोस्ट जो है वो खाद को बनाया उन्होंने, और एग्रीकल्चर को उन्होंने एक चेन प्रोसेस में कन्वर्ट किया कि भाई जो गाय का जो गाय भैंस जो होती है उनको भूसा चाहिए पड़ता है, तो खेत में फसल काटने के बाद जो स्टंप बचते हैं उसको उन्होंने भूसा, फसल निकाले जो भूसा बनता है उस भूसे का इस्तेमाल अपनी गाय भैंस को खिलाने में किया। गाय भैंस ने जो गोबर दिया उन्होंने, उस गोबर से उन्होंने गोबर गैस प्लांट लगाया, गोबर से उन्होंने जो है एनर्जी गोबर गैस को प्रोड्यूस किया, गैस का इस्तेमाल उन्होंने जो है अपने खेत में किया, अपने घर में किया उन्होंने, और जो गोबर का खाद बना उसका इस्तेमाल उन्होंने जो है वो खेती के अंदर किया। साथ में एक्स्ट्रा इनकम के लिए उन्होंने मधुमक्खी पालन किया और साथ में उन्होंने जो है वो दूध को बेचना भी जारी रखा है पे। तो देखिए मिल्क बेच
बेच रहे हैं, वो हनी भी बेच, हनी को बेच रहे हैं वो उठ के, हनी का वैक्स भी बेच रहे हैं वो उठ के। तो इस प्रकार से जो है वो उन्होंने अपने खेत में पूरा एक यूनिट ने उन्होंने अपने खेत में बायोगैस किया, बायोगैस का उन्होंने एनर्जी के रूप में इस्तेमाल किया। तो अपने खेत को उन्होंने एक पूरी इकाई बना लिया ताकि बाहर से कुछ ना लेना पड़े उनको, और ऑर्गेनिक फार्मिंग पर उन्होंने जोर दिया। There is no need to use chemical fertilizer for crop। कैटल एक्सट्रैक्ट जो था, गाय का गोबर जो था, उसका इस्तेमाल उन्होंने खाद के रूप में किया। ठीक है, जो फसलों का वेस्टेज था उसको भी उन्होंने कंपोस्ट खाद बनाने में इस्तेमाल किया उन्होंने, और उन्होंने नेचुरल फर्टिलाइजर पर उन्होंने जोर किया, और जो नेचुरल गैस बनती है उससे उन्होंने एनर्जी नीड को पूरा किया उन्होंने के। और ये पूरा, और उन्होंने बताया लोगों को कि हमने, उन्होंने कहा कि देखो मेरी लागत कम, उन्होंने कहा कि मैं जो खेत में काम किया हूं उससे मेरी लागत कम है, मेरे को हर महीने मैं शहद को बेचता हूं तो मुझे हर महीने इनकम होती है, क्योंकि फसल तो साल में एक बार आती है, फसल साल में एक बार आएगी या 2 बार फसल आएगी। अच्छा खेती करोगे साल में 2 फसलें मिलेंगी आपको, बहुत अच्छा खेती करोगे तो कुछ बार आप 3 इंटरमीडिएट फसल भी ले सकते हो आप तो, लेकिन इसके अलावा कोई भी रिकरिंग इनकम का सोर्स नहीं होता है। तो उन्होंने कहा देखो मैं हर महीने इतने किलो शहद बेचता हूं, और मैंने कुछ कंपनियों से टाई अप कर लिया, वो कंपनी आती है शहद लेके जाती है खेत में से के, तो मैं शहद बेचता हूं। मैं हर महीने मेरा दूध का बिल बनता है, डेयरी फार्म वाले आते हैं वो दूध लेके चले जाते हैं यहाँ बैठ के, जो डेयरी वाले ट्रक चलते हैं वो, उनको मैं बोलता हूं कि भाई मैं 100 लीटर 50 लीटर जो भी दूध दूंगा के दूध में बेचता हूं। तो हर दिन की मेरी इनकम, हर महीने की मेरी इनकम है, और मुझे खेती के लिए जो है वो ज्यादा चिंता नहीं करनी पड़ती। और मैं जो खेती में भी मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग किया है तो ऑर्गेनिक क्रॉप के दाम ज्यादा मिलते हैं, कार्बनिक जो ऑर्गेनिक क्रॉप है उसके दाम ज्यादा मिलते हैं, जैविक खेती के दाम भी ज्यादा मिलते हैं। और उन्होंने कहा कि और हमको बाहर से कुछ केमिकल लेना भी नहीं पड़ता है, और फसलें भी सुरक्षित रहती हैं इसके, और हम आने वाली पीढ़ियों के साथ खिलवाड़ भी नहीं कर रहे होते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह हुई कि लोगों को आइडिया जम गया। ठीक है, इन्होंने इंफॉर्मेशन को सब जगह पर उन्होंने बता दिया, लोगों को बताया, किसानों की सभा ली इन्होंने के, और इन्होंने ऑर्गेनिक इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग को जो है वो बढ़ावा दिया। और डागर ने जो है वो हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब को इसको एस्टेब्लिश किया उन्होंने। तो इन्होंने हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब को बनाया, जिसमें जब एनसीईआरटी लिखी गई थी 2007 के आसपास, तब जो है तकरीबन 5000 फार्मर उसमें थे। लेटेस्ट आंकड़ा कहता है नंबर ऑफ मेंबर्स मोर देन 50,000 अभी हो चुके हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी में लिखा है वो एग्जाम के लिए वही आंकड़ा हमारे काम काट के, तो अभी जो है वो कहते हैं कि 62,000 के आसपास लोग जो है वो हो चुके हैं इसमें इस ऑर्गेनाइजेशन में। और ये अपने आप में एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है, और इसकी कई ब्रांचेज बन चुकी है, बाकायदा ये अच्छे से हरियाणा के अंदर काम कर रहा है। और रमेश चंद डागर जो है वो किसानों को नई दिशा दिखाने वाले प्रेरणा स्रोत है, प्रेरणा पुंज के। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आपको यदि देश में कोई परिवर्तन करना है ना, तो आपको प्रधानमंत्री बनने की जरूरत नहीं है, आपको मुख्यमंत्री बनने की जरूरत भी नहीं है, आपको आईएएस अधिकारी बनने की जरूरत भी नहीं है, आपको सिर्फ एक चीज की जरूरत है, अच्छी मंशा की जरूरत है आपको। ठीक है, लोगों को जोड़ने की जरूरत है कि लोग भोले भाले होते हैं, लोगों को आप समझाएंगे, अच्छे से समझाएंगे, शुरू में वो मना करेंगे, फिर देखेंगे सामने उनको लगेगा अरे वाह होता है ऐसा, कर दिखाइए, परिवर्तन होगा, और ऐसे ही होगा। ठीक है, अब चलिए, ये तो बात हुई खेती किसानी की बात हुई, अब आते हैं हम खतरनाक चीजों पे बात करते हैं। हम बात करेंगे अब रेडियो एक्टिव वेस्ट से बात करेंगे हम। ठीक है, ये सबसे खतरनाक चीज होती है, मतलब ये एक ऐसी चीज है कि ये जो रेडियो एक्टिव वेस्ट एक बार बाहर निकल गए ना तो इनकी होती है हाफ लाइफ के, पढ़ा होगा आपने। ठीक है, और ये कई हजारों वर्षों तक एज इट इज प्रेजेंट रहते हैं और लगातार रेडिएशन छोड़ रहे होते हैं, और इनके रेडिएशन इतने खतरनाक होते हैं जो क्रोमोसोमल एब्रेजन करते हैं, क्रोमोसोम को तोड़ सकते हैं, कई तरह के म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कई तरह के जो है वो कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैरी क्यूरी के हस्बैंड जो है वो भी उनके साथ में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे रेडियो एक्टिविटी के लिए। एक रात की बात है कि मैरी क्यूरी जो और दोनों पति पत्नी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और रात को जो है उनके हस्बैंड बोले मैरी क्यूरी से कि आप घर जाइए और मैं थोड़ी देर से आता हूं वो लैब में। तो मैरी क्यूरी ने क्या देखा, उन्होंने देखा कि चलो वो काफी रात हो चुकी थी, उनके हस्बैंड लौट के घर नहीं आए। जब अगली सुबह मैरी, उन्हें लगा कि शायद लेबोरेटरी में कुछ काम कर रहे हैं, कुछ खोज लिया होगा, अगली सुबह लैब में पहुंची तो उन्होंने क्या देखा कि उनके हस्बैंड ने रेडियो एक्टिविटी को खोज चुके थे वो, लेकिन खुद पूरी तरह से झुलसकर मर चुके थे। वो केवल जैसे ही उन्होंने अपने हस्बैंड को छुआ वो पूरे राख के ढेर में बदल गए वो। दैट काइंड ऑफ रेडियोएक्टिविटी, दैट काइंड ऑफ इंपैक्ट रेडिएशन आर हैविंग के। सोचिए कि रात को प्रयोग करते में वो पूरी तरीके से बर्न हो चुके थे, पूरी तरीके से झुलस चुके थे, और जैसे छुआ ना तो राख का ढेर में कन्वर्ट हो गए वो। ये कहानी पढ़ी गई मैंने।
तो बाद में मैरी क्यूरी की डेथ भी रेडियोएक्टिविटी के चलते ही जो है उसके चलते ही उनकी डेथ भी हो गई थी बाद में। तो एक्चुअली में जो है तो आज हम समझ गए बात को कि भैया ये कुछ ये मामूली केमिकल है, ये जो निशान बना है ना, ये ऐसा सिंबल यहां भी दिखाई पड़ रहा है और आपको हॉस्पिटल में भी दिखाई पड़ेगा। ये सिंबल आपको हॉस्पिटल के अंदर भी दिखाई पड़ेगा, एक्सरे लैब के बाहर। ठीक है, अब बात करते हैं रेडियोएक्टिव वेस्ट की, बात करते हैं। इनिशियली न्यूक्लियर एनर्जी वाज हेल्ड एज द नॉन पोल्यूटिंग वे ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी के सबसे पहले लोग मानते थे कि भैया न्यूक्लियर एनर्जी से अच्छा कुछ नहीं है, क्योंकि नाभिक की ऊर्जा जो है उससे हम बिजली पैदा कर सकते हैं और उससे कोई पॉल्यूशन नहीं होता। क्योंकि देखिए थर्मल पावर प्लांट में कोयला जलाना पड़ता है आपको, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट हर जगह पॉसिबल नहीं, जहां नदी होगी, झरना ऊपर से पानी गिरता होगा वहीं पॉसिबल है उठ के। तो अब यहां पर क्या होता है, रेडियोएक्टिव यदि कंट्रोल्ड वे में आप न्यूक्लियर रिएक्शन कराते हैं तो एनर्जी पैदा होती है और उस एनर्जी का इस्तेमाल आप जो है पानी को उबालने में करते हैं। वाटर उबलता है, उससे बॉयलर भाप बनती है, बॉयलर चलते हैं और उससे बिजली पैदा होती है ना। तो टरबाइन चलेगा, बिजली पैदा होगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये अच्छा सोर्स है, ऐसा मानते थे लोग, कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। लेकिन बाद में मालूम चला कि रेडियो जो है वो उसको उस केमिकल को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम है। और एक बार वो, और ये क्या होता है, एक बार जहां शुरू किया आपने इस केमिकल निकाल के आपने इसको बाहर इन्वायरमेंट में लेके आप आए ना, तो ये केमिकल लगातार अपना इंपैक्ट छोड़ रहा होता है। Later on, it was realized that the use of nuclear energy has two very serious inherent problems. दो बड़ी समस्या, ठीक है। देखिए अब बाद में मालूम चला कि बड़ी, देखो एक नंबर एक पहला सबसे बड़ा समस्या ये होता है वो है एक्सीडेंटल लीकेज, ठीक है। और मतलब कभी धोखे से गलती से रेडियोएक्टिव केमिकल लीक हो गया, और देखिए लीकेज की संभावना जो है वो ह्यूमन मिस्टेक, मशीनरी का फेलियर, कुछ भी हो सकता है। तो एक्सीडेंटल लीकेज जो देखा गया, कहां पर देखा गया, वो 3 माइल आइलैंड में देखा गया, चेरनोबिल डिजास्टर में देखा गया ये। तो ये वो घटना थी जहां पे एक्सीडेंटली जो है वो रेडियोएक्टिव केमिकल बाहर आ गया था, और इसके आने से जो है वो जो रिएक्टर्स थे वो रिएक्टर बस्ट कर गए, केमिकल बाहर एनवायरनमेंट में आ गया और उसने हजारों लोगों को अफेक्ट किया उस केमिकल नेट के। और दूसरी बड़ी समस्या होती है वो होती है इसका सेल्फ डिस्पोजल करना संभव नहीं है, क्योंकि ये इतने खतरनाक होते हैं कि इनको कहां लेकर जाएं, इनको उनके कहां छोड़ दे, समुद्र में डाल देंगे तो बाकी सारे ऑर्गेनिज्म अफेक्ट हो जाएंगे। तो आज मालूम क्या करते हैं, इसका सेल्फ डिस्पोजल करने का एक ही तरीका साइंटिस्ट के पास है, जमीन में काफी गहरा गड्ढा खोदो और वहां दबा के जाओ इसको, ताकि रेडिएशन जमीन की, लेकिन ये जहां भी रहेंगे वहां अपने आसपास बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं के। तो दो बड़ी समस्याएं इनमें, तो दो समस्याएं क्या है बेटा, रेडियो एक्टिव वेस्टेज की पहली समस्या है कि इनका एक्सीडेंटल लीकेज हो सकता है, जो 3 माइल आइलैंड डिजास्टर में देखा गया, चेरनोबिल कांड में देखा गया, चेरनोबिल डिजास्टर में देखा गया। दूसरा, इनका सेल्फ डिस्पोजल करना संभव नहीं हो पाता है। देखिए आप, न्यूक्लियर एक्सीडेंट जो 3 माइल आइलैंड में हुआ था, ये तारीख है 28 मार्च 1979 के। यहां पर जो है वो टेक्निकल मालफंक्शन और ह्यूमन एरर के चलते क्या हुआ था कि 2 न्यूक्लियर जनरेटिंग स्टेशन जो है वो बस्ट कर गए थे, और उसके चलते क्या हुआ कि उसके चलते जो है वो कई सारे लोग जो है वो आसपास मारे गए उसमें, और कई सारे लोग जो होते हैं उनको, हजारों लोगों को अपना एरिया खाली करना पड़ा। इतना खतरनाक रेडियोएक्टिविटी था कि कई सालों तक लोग उसको पूरे रीजन में अंदर इंटर नहीं किए। वो रेडियोएक्टिविटी नापने का इक्विपमेंट होता है, उसे लेके जैसे इंटर करते थे तो इक्विपमेंट फुल रेडियोएक्टिविटी दिखाया था। ये हालत था कि वहां पे पक्षी जो थे, वर्ड्स थे, वर्ड के जिन पक्षियों के अंडों का, उन पक्षियों को तो मालूम नहीं चला कि क्या हो गया, वो तो वहां थे प्रेजेंट के। तो वर्ड के अंडे से जो वर्ड निकलता था ना, वो वर्ड एबनॉर्मल हुआ करता था। म्यूटेशन इस तरीका हुआ कि पक्षी भी, हर अंडे से अलग तरह का पक्षी निकल रहा है, ऐसा म्यूटेशन हुआ कि वहां पे एनिमल लाइफ भी अफेक्ट हो गई यहाँ पे। तो ये बड़ी घटना थी कि दूसरा, इसके बाद दूसरी बड़ी घटना हुई वो हुई चेरनोबिल में। एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट था चेरनोबिल में, जो 26 अप्रैल 1986 को हुआ था, रात के 1:23 पे, और न्यूक्लियर रिएक्टर नंबर 4 जो है वो धमाके के साथ फट गया के। और सोच लीजिए कि धमाका इतना बड़ा था कि इसने भी कई लोगों को अफेक्ट किया उसने के, और जो है वो बड़ी सारी डेथ इसमें भी हुई यहां पर, ठीक है। देखिए 1986 में यूनाइटेड नेशंस ने बताया कि तकरीबन 4000 के आसपास लोग जो है मारे गए थे। हालांकि ये ऑफिशियल फिगर नहीं दिया, क्योंकि देखिए ये बात, घटना जो थी वो जो है वो यूक्रेन की घटना थी, ये घटना जो है रशिया, सोवियत संघ की घटना थी। तो उस जमाने में जो है इस घटना को मीडिया से छिपाया गया और बड़े पैमाने पर जो है वो लोग यहाँ पर मारे गए। तो यूएन का बोलना है कि 4000 से ऊपर लोग जो थे जिनकी यहाँ पर डेथ हो चुकी थी। देखिए वो रिएक्टर देख रहे हैं जो बस्ट हो चुका है, बड़ा धमाका, ये समझिए ये न्यूक्लियर बम के समान एक बड़ा धमाका था, ठीक है।
तो रेडिएशन जो होते हैं ये हमेशा न्यूक्लियर वेसल से हमेशा रेडिएशन निकल रहे होते हैं और रेडिएशन एक्सट्रीमली डैमेजिंग होते हैं ऑर्गेनिज्म के लिए और ये बड़े हाई रेट में म्यूटेशन करते हैं, ये क्रोमोसोम को तोड़ते हैं। सबसे कॉमन रेडिएशन से जो म्यूटेशन होता है वो होता है क्रोमोसोमल एब्रेजन होता है, क्रोमोसोम को तोड़ देते हैं, डीएनए के अंदर ये परिवर्तन करते हैं, एबनॉर्मल बेस को जनरेट करते हैं, आपके एडेनिन पे जाकर टकराएगा तो उसको एबनॉर्मल एडेनिन में कन्वर्ट कर देगा वो, ठीक है। हाई डोज में न्यूक्लियर रेडिएशन जो होते हैं वो लीथल होते हैं, पर लो डोज में जो है वो कई सारे डिसऑर्डर करते हैं, जैसे कैंसर भी करते हैं, म्यूटेशन भी करते हैं, ठीक है। और म्यूटेशन के कारण ही कैंसर होता है। कई सारे क्रोमोसोम, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम जो होता है वो म्यूटेशन कैंसर कारण होता है, वो भी क्रोमोसोम के टूटने पर बनता है। न्यूक्लियर वेस्ट जो होते हैं वो एक्सट्रीमली पोटेंट पॉल्यूटेंट होते हैं और ये इनका बड़े सावधानी के साथ इनको डिस्पोज करना होता है, ठीक है। और अभी क्या तरीका है बेटा, मैंने बताया आपको, अभी तरीका ये होता है कि न्यूक्लियर वेस्टेज को जो है स्टोर करते हैं, इनको जो है वो प्रॉपर सफिशिएंट प्री ट्रीटमेंट के बाद में इनको जो है वो शील्डेड कंटेनर में, ऐसा कंटेनर जिससे कि रेडिएशन कम से कम बाहर निकले, ऐसे कंटेनर में डालकर इनको जमीन में 500 मीटर गहराई पर गड़ा जाते हैं, ठीक है। 500 मीटर गहराई मतलब बोले तो 1500-2000 फीट के, तकरीबन 1500 या 2000 फीट के नीचे गड्ढा खोदते हैं और उसमें इसको गड़ा कर आते हैं इसको, और ऐसा कंटेनर होता है जो आसानी से इसको आप जो है खोल ना सकें इसको के। और आपको बता दूं मैं कि आज हम ये कर रहे हैं, आज के 500-1000 वर्ष बाद जो लोग यहां पर होंगे, हमारी अर्थ पे होंगे, कभी खोदते खोदते वहां तक पहुंच गए ना, तो उन्हें वो कंटेनर मिलेगा, बोलेंगे अरे वाह खजाना मिल गया, खोल कर देखेंगे धड़ाम कर जाएगा वो न्यूक्लियर वेस्टेज है। तो हमको लिख के जाना पड़ेगा वहीं पे कि भैया खोदना मत, पीला मिला मिलेगा डब्बा, तुमको खोल के निकालना मत कुछ उसमें से, कुछ नहीं है उसमें। खजाने मजाने ये पुराने जमाने में होते थे, अभी खजाना नहीं है। अभी हम तुम्हारे लिए कोई खजाना छोड़कर नहीं जा रहे हैं, जहर छोड़ के जा रहे हैं, रेडिएशन छोड़कर जा रहे हैं। संभाल सबको समझ लेना। ये क्या किसको बोल रहे हैं हम? ये अपने आने वाली पीढ़ियों को बोल रहे हैं हम कि हम ये कर रहे हैं। हम अगले तुम है ना अपने पूर्वजों को जितना मन भर के गाली देना हो, कोसना हो, कोस लेना, क्योंकि हम वही काम करके जा रहे हैं। हमारे पूर्वज तो ऐसा काम करके नहीं गए थे, पर हम वही काम करके जाने वाले हैं। तो इसलिए अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल दिस थिंग। तो मैं कहता हूं आपसे कि मैंने कहा ना हमेशा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणीय विकास एक तरीका है कि प्रकृति डैमेज ना हो और जिससे हमको मिली है विरासत में, ऐसी विरासत आगे वाली पीढ़ी को मिल सके। ये हमारा फर्ज होना चाहिए, हमारी ड्यूटी होना चाहिए। तो 500 मीटर गहराई पे गड़ा देते हैं भाई, देखिए इसको किसमें, शील्डेड कंटेनर में डाल के इसको आपके। फिर हाउएवर दिस मेथड ऑफ डिस्पोजल इज मीटिंग स्टिफ अपोजिशन फ्रॉम द पब्लिक। पब्लिक बोलती है भाई ये तो अंदर गड़ा दिया आपने, कभी फट गया, ये कुछ हो गया इसमें, तो हम जहां जो लोग रह रहे हैं उनकी जान को खतरा हो जाएगा इससे। लेकिन करें तो क्या करें, कहां लेके जाएं इसको? समुद्र में डाल नहीं सकते, जमीन में गड़ाने के अलावा बाहर छोड़ नहीं सकते, तो एक ही तरीका है जमीन के अंदर गड़ा दो भाई, ठीक है। अब थोड़ा सा हम एनसीईआरटी से बाहर निकल के बात कर रहे हैं। हम बात करेंगे दिसंबर 3, 1984 की, और ये वो समय काल है जिस समय काल पर एक भारत में एक बड़ी भयंकर घटना घटी, और इस घटना के कारण आज पूरी दुनिया के मैप पर कहीं किसी भी कंट्री में जाइए, भोपाल बताइए क्या आपका। मैं पहले भोपाल में रहा करता था और मैं तकरीबन कई बच्चों ने पूछा भी सर आप क्या पूरे देश घूम चुके हैं? तो मैंने तकरीबन अभी तक जो है 28 देशों की मैं यात्रा कर चुका हूं, 28 कंट्रीज में विजिट कर चुका हूं, ठीक है। 28 के 28 देशों में जो है आप जाके बताइए आप कहां से हैं। आप बोलेंगे मेडिकल कॉन्फ्रेंस में, आप बताएंगे आई एम फ्रॉम भोपाल, तो बोलेंगे ओके यू आर फ्रॉम भोपाल, गेस का ट्रेजेडी दैट है, ओह दैट्स सीरियस। अरे मैं बोलता भोपाल में भाई तालाब भी इतना अच्छा, लोग वोटिंग करते हैं भोपाल के अंदर, लोग भोपाल में सब कुछ बढ़िया बढ़िया है, हरियाली है, ग्रीनरी है। हाँ भोपाल गेस ट्रेजेडी डेंजरस। अरे कुछ और भी तो बताओ, लेकिन जानते ही कोई नहीं है। पहले लोग जानते थे सांची, पूरे मध्य प्रदेश में एकमात्र टूरिस्ट प्लेस था जिसको पूरी दुनिया जानती थी, वो है सांची। दूसरा था खजुराहो, खजुराहो में मंदिर बने हुए, सांची में जो है बौद्ध स्तूप बना हुआ है, ठीक है। तो लोग जो थोड़ा बौद्धिज्म के बारे में जानते हैं वो लोग उसके बारे में जानते हैं। अच्छा सांची, ओके। ताजमहल, यूपी के अंदर देखो ताजमहल की बात कर रहे हैं, है ना। बॉम्बे आता आदमी, गेटवे ऑफ इंडिया, तो कुछ गिनती जो चीजें हैं। लेकिन अभी भोपाल के बारे में यूनियन कार्बाइड लोग जानते हैं। तो अब देखिए आप कि
जो है, और बता दूं ये जो कांड घटा है, ये जो ट्रेजेडी है, ये ट्रेजेडी को मेरे फैमिली मेंबर्स खुद महसूस किए कि भोपाल गैस कांड में क्या होता। मेरी मौसी, सगी मौसी मेरी जो है, मेरी मदर की बड़ी सिस्टर जो है, मेरी मौसी जो है वो भोपाल में ही रहती है। जहां पे गैस कांड हुआ उसी से थोड़ा 2 किलोमीटर दूरी पर उनका अपना एक एरिया था, इब्राहिमगंज एक एरिया था, वहां पे वो रहा करती थी। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे थे उनके। वो बताती हैं कि रात को जब जो है 3 दिसंबर की रात को जब खबर मिली कि लोगों ने बोला कि आंखों में, लोगों को लगा कि आंखों में जलन हुई, रात सोते में बच्चे उठ गए, उनके बच्चों ने अपनी आंख मली और बोला कि मम्मी जलन हो रही है आंखों में। तो उन्होंने कहा उनको भी आंखों में जलन हुई। घर जाके अपने घर में उन्होंने जाके गैस में देखा कि गैस तो लीक नहीं हो रही घर की, लेकिन नहीं, घर के बाहर निकले वो देखा कि सब लोगों की आंखों में जलन हो रही है। सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो क्या रहा है। फिर बात चला, किसी ने बताया कि भाई ये तो कहीं से कोई गैस छूटी है, तो लोगों ने कहा भाई ढक के सो जाओ। लेकिन सभी जो है लोगों को लगा कि कुछ बच्चों को वॉमिटिंग होने लगी। अब लोग घबराए, लोगों ने कहा गैस से। फिर किसी ने बताया कि भाई अनाउंसमेंट हुआ, कहीं से खबर चली कि रेडियो में आया, इसमें आया कि भाई गैस जो है वो लीक हो गया है, खाली कीजिए। लोग सड़कों, बताती है वो कि सड़क पर लोग नंगे पैर दौड़ रहे थे। लोगों के ने जो है, जो रात को, चूंकि रात के 12 बजे रात की घटना है, तो लोग बाग जिस हालत में थे वैसी हालत में अपने घर खुले छोड़ के भाग गए लोग बाग, जान बचाने के लिए लोग भाग रहे। बताती थी मेरे गोदी में, मेरी मौसी बताती है मुझे कि उनकी गोदी में मोनू, मेरा जो छोटा ब्रदर है, वो उस समय वो 2 साल का रहा होगा। वो उनके गोदी में था वो, और जो है बाकी बच्चे को हाथ पकड़ के भाग रहे के ना कोई, और ऐसा हड़कम का माल, सड़कों पे भीड़ भाग रही है पूरी, और वो भी भाग रहे हैं कि फिर कहीं जाके वॉमिटिंग हो रहा है, आंखें जल रही हैं, आंखें फूल गई हैं, सब लोग भाग रहे, भाग कर रहे हैं, समझ मालूम चला कुछ लोग तो यूनिट कार्बाइड की दिशा में भाग गए। फिर लोगों ने बताया नहीं यहीं से गैस निकली है, और फिर वापस भागे। और कई लोग सड़क पे वॉमिट क्लीन करते करते वो एक्सपायर भी हो गए। सड़क किनारे लोग जो है वो बेहोश पड़े थे, कुछ मर चुके थे, कुछ मरने वाले थे, भाग रहे हैं सब। भागते भागते फिर वो पहुंचे कहीं पर आगे, और वहां जाके किसी ने कहा कि भाई इधर हमीदिया की दिशा में जाओ, हमीदिया अस्पताल जाओ। हमीदिया अस्पताल में डॉक्टर्स पोस्टेड थे उस समय, बताते हैं, मैं चूंकि जीएमसी से पढ़ा हुआ हूं, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल से, तो वो हमीदिया अस्पताल जो है वो मेरे ही कॉलेज से एसोसिएटेड हॉस्पिटल है। बताते हैं उस जमाने के डॉक्टर बताते हैं कि भाई हम समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक से इतने लोग कहां से आ रहे हैं अस्पताल में, सब आंख में मगल थे। लोगों को लगा कि क्या हुआ, अब डॉक्टर्स के पास कोई डायग्नोसिस नहीं कि हजारों लोगों की आंखों में एक साथ क्या हो गया, ये कोई डॉक्टर, कोई एंटीडॉट नहीं मालूम। कुछ लोग वॉमिटिंग करते आ रहे हैं, आंखें फूल रही हैं उनकी, और हॉस्पिटल के कॉरिडोर, मेडिकल कॉलेज का हर गलियारा सब भरा चुका पूरा। डॉक्टर समझ नहीं पा रहे क्या हो गया एकदम से। फिर डॉक्टर्स को खबर में आई कि सब, उस जमाने में भी टेलीफोन वगैरह सब थे, तो खबर आई कि भाई कि मोबाइल फोन नहीं थे, टेलीफोन थे, आया खबर कि भाई गैस लीक हो गया यूनियन कार्बाइड में, और ये और उसको बंद करने की कोशिश किया, जो लोग गए थे वो भी मर गए वहीं पे जाके, बचा वो उसको बंद ही नहीं कर पाए, वो पहुंचा इस तक लोग, कुछ लोग जाबाज लोग थे वहां तक गए, लेकिन वो उसको ऑफ ही नहीं कर पाए। इतना खतरनाक वहां पर जो है वो बन चुका था, वो मुश्किल से कंट्रोल में आया वो चीज तब जो है। और उस समय जब मेरी मौसी ने देखा, उसको, मोनू को देखा, तो मोनू की एकदम आंखें खोली, एकदम वो जो था ना बेढाल एकदम। तो उनको लगा, तो उन्होंने किसी को बताया, तो कोई लेडी थी, बोली कि तो मर गया बहन बच्चा, छोड़ दो इसको, ऐसे कैसे भागोगी तुम। बोली नहीं मर गया तो भी मैं रखूंगी साथ में। आप सोचिए ट्रेजेडी दैट कैन, जो आप फील कर सकते हैं अंदर से। माँ के हाथ में बच्चा है और बच्चे को बोला जा रहा है कि तुम्हारा बेटा मर गया है, ये वो बोल रही नहीं छोड़ूंगी, मेरा बच्चा नहीं मरा है। आगे भागे आगे गए, कहीं पे पानी पिया लोगों के। फिर इतने में हमारे मामा जी लोग जो मंडीदीप में आकर थे, थोड़ी दूर मंडीदीप था, वो कार से वहां से अपोजिट डायरेक्शन में, लोग बोल रहे हैं कि तुम क्यों मरने भाग जा रहे हो, वहां पे तो गैस छुट्टी हुई है। बोला नहीं मेरी बहन वहां पर है, मैं कैसे छोड़ दूं अपनी बहन को, पूरा परिवार उसका वहां पर है, कैसे छोड़ दूं। वो कार लेके भागे, और जो है उस जमाने में एम्बेसडर कार थी उनके पास में, वहां से भागे उन्होंने किसी प्रकार से इनको कहीं से जो है। और चूंकि उनके, हमारी मौसी के एक जो है वो जो उनके जेठ थे वो पुलिस में थे, उन्होंने उनको बात किया, तो उन्होंने बोला हम कहीं भेजते, पता करवाते तुम कहां पर हो, लोकेशन ट्रेस किया, और किसी प्रकार से उनको बचा के निकले वोट के। कई दिन तक मेरी मौसी बीमार रही, आज भी मेरी मौसी बीमार रहती है, उनको आज भी तमाम तरह की ब्लड प्रेशर, ये वो बहुत सारी समस्याएं उनको के, कभी वो उसके बाद कभी उनको हेल्दी नहीं देखा गया उस गैस कांड के बाद। ये घटना मेरे घर की है। ये चूंकि हम लोग भोपाल, ये एमपी के रहने वाले हैं, हमारा पूरा जो है, मेरे मामा मौसी सब भोपाल में रहते हैं, तो एक्चुअली में इस घटना का दर्द वो लोग बताते हैं ना, वो कहते हैं कि हमारे तो पड़ोस खाली हो गए,
बोलते क्या बोलती है सरकार, क्या पता क्या क्या बोलते हैं ये लोग। लेकिन हम तो देखा हमारे कॉलोनी में तो अगले जा गए तो आधे लोग तो मर ही गए, एक पूरा परिवार का परिवार खत्म हो गया, कोई घर नहीं, बस घर खाली पड़ा हुआ है। ऐसा हुआ। दिस इज द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी एवर इन द वर्ल्ड। इसके पहले कभी ऐसी ट्रेजेडी नहीं हुई थी। हालांकि लोग कहते हैं एंडरसन को पकड़ लो। अब एंडरसन क्या बोले, एंडरसन बोला भैया मैं तो फैक्ट्री खोला था बाहर, तुम्हारी पॉपुलेशन बढ़ते बढ़ते फैक्ट्री तक पहुंच गई। बोलता है वो कि हमारी पूरी फैक्ट्री का मैनेजमेंट तो हिंदुस्तानी लोगों के हाथ में था, हम तो इन्वेस्टर थे, लगाया हमने प्लांट लगाया। तुम बोलते हो इन्वेस्टमेंट करो, हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, लगा दिया प्लांट हमने। दुर्घटना है तो कभी भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है दुर्घटना, लेकिन समस्या तो वही है ना। आज भी उसके बाद बहुत कुछ हुआ भोपाल के अंदर, तो मैं आपको बता, जो मैंने अब देखी, दीज आर फ्यू पिक्चर्स ऑफ द भोपाल गैस ट्रेजेडी। और ये जो है आप इसको केवल बेटा एक क्वेश्चन तक सीमित मत समझना कि मिथाइल आइसोसाइनेट का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, वो तो आएगा क्वेश्चन, वो आप करके आओ, कई बार ऑलरेडी आ चुका एग्जाम में क्वेश्चन वो। लेकिन ये बियॉन्ड दैट है। डॉक्टर बनने के लिए मैं आपसे कहता हूं, आपसे उस समय डॉक्टरों ने दिन ना देखा ना रात देखा। आज भी कोरोना वायरस के लिए लोग हल्ला मचा हुआ पूरे देश में कि लोग बच रहे हैं, छिप रहे हैं, मिल नहीं रहे लोगों से, 1 मीटर की दूरी 2 मीटर की दूरी बना के बात करें। डॉक्टर आज भी पेशेंट मरीज को हाथ लगा रहा है, देख रहा है। डॉक्टर होता है जब पूरी दुनिया में क्राइसिस का वक्त आता है ना, तो एक ही आदमी सामने उठ के आता है, आधी रात को काम करता है दूसरे के लिए, वो है डॉक्टर। बनिए वो, समझ गए ना। अरे आपको बनना है, सुपर ह्यूमन बनना है आपको, और वही है। ऐसा नहीं कि डॉक्टर की जान को खतरा नहीं है, उसकी जान को भी खतरा है, लेकिन वो अपनी जान से पहले अपने मरीजों की जान की परवाह करता है। ठीक, तो देखिए भोपाल गैस ट्रेजेडी का के पिक्चर्स को हम देख रहे हैं यहाँ पे कुछ है ना। और देखिए ये है वो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री जहां से जो है वो गैस निकला, जहां सिलेंडर बस्ट हुआ, और उस समय दिसंबर का महीना था, वातावरण में नमी थी, वो गैस जो है वो वेपर से क्रिया की, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट बना, जो कि एक टॉक्सिक रेस्पिरेटरी पॉइजन, नर्वस पॉइजन था। साइनाइड जो है दे आर ऑलवेज ए पावरफुल टॉक्सिन्स के। तो देखिए 1984 भोपाल गैस डिजास्टर, द ह्यूमन कॉस्ट है लगभग तकरीबन 10,000 लोगों की डेथ जो है फर्स्ट पहले 3 दिन में हुआ। एडिशनल 25,000 लोग जो है मारे गए, कब का जो है वो उनको इंजरीज बाद में इससे जुड़ा हुआ 1994 तक 25,000 लोग और मारे गए के, मतलब बड़ा आंकड़ा। और ये हमें अपने ये इसका सोर्स है ICAMR के, ये मन से नहीं बोल रहा हूं कि ये ICAMR गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका सोर्स है ये। तो ये कहता है आपसे कि जो है वो 3 दिसंबर 1984 को जो है वो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी यूनियन कार्बाइड प्लांट से, जहां पर 7 नाम का इंसेक्टिसाइड बना करता था। ठीक है, ये है मिथाइल आइसोसाइनेट, इसने कई सारे लोगों की जान ले ली। इसने ये है वो बदमाश केमिकल, ठीक है, इसने बहुत सारे लोगों को जो है मार दिया। और इसको किसने बनाया यार, इसको बनाया तो हम ही लोगों ने। हमने क्यों बनाया इसको, कीड़ों को मारने के लिए बनाया, लेकिन क्या मालूम था कि एक दिन ये इंसानों को ही कीड़े मकोड़े के साथ मार देगा। ठीक है, अब जो स्क्रीनशॉट इस बात का ले लीजिएगा बेटा। ऑकरेंस कब हुआ ये कांड, 3 दिसंबर 1984 को हुआ। कहां हुआ ये, भोपाल मध्य प्रदेश इंडिया में हुआ। कंपनी क्या थी, यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन कंपनी थी। केमिकल क्या था, मिथाइल आइसोसाइनेट केमिकल था। 40 टन के आसपास बाहर निकला ये, और 5 लाख से अधिक लोग अफेक्टेड हो गए उससे। 40,000 से अधिक लोगों की इसमें डेथ हुआ यहाँ पे। और 45 टन मिथाइल आइसोसाइनेट जो था वो 2 अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक में था, जो कि बाहर निकल गया, और उसके चलते जो है ये पूरी बड़ी ट्रेजेडी हुई यहाँ पे। ठीक है, ये दुनिया का सबसे वर्स्ट, सबसे खतरनाक जो है वो इंडस्ट्रियल डिजास्टर था। और ऐसा कहा जाता है कि आज भी इसके कारण, इसके लिए वहां पे भोपाल में आज BMHRC भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल बना हुआ है एंड रिसर्च सेंटर, जो गैस पीड़ितों के लिए बनाया है। एक बड़ा हाई एंड भोपाल के अंदर एक ऐसा हॉस्पिटल है जो वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल में से एक है, वो है BMHRC। BMHRC हॉस्पिटल किसी भी दुनिया के टॉप क्लास हॉस्पिटल से कम नहीं किसी लेवल पे। BMHRC जो है वो, हाँ, उसके बाद अभी 3-4 साल में वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल में आ गया। उसके बाद जो उसमें क्या डेवलपमेंट हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन आज के 3-4 साल पहले वो दुनिया के बेस्ट हॉस्पिटल में से एक जो था। वहां पे तमाम तरह के कई सारे रिसर्च भी हो रहे थे कि गैस पीड़ितों के साथ हुआ क्या बाद में। ठीक है, फ्री हॉस्पिटल था गैस पीड़ितों के लिए। देखिए आप ये वो बच्चे हैं जो बच्चे उस समय जो है वो, आप समझ लीजिए कि ये वो बच्चे हैं जो बच्चे उस समय जो है वो गर्भ में थे, ट्विंस के, और इन बच्चों का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद उनको इस तरह की एबनॉर्मलिटी, वो गैस का इम्पैक्ट जो मदर को उसका के कारण इनके नर्वस सिस्टम में इस प्रकार की जो है एबनॉर्मलिटी देखने मिली। ऐसे कई बच्चे आपको जो है ओल्ड भोपाल में देखने मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये तो एक घटना ऐसी जो NCERT में इसके बारे में लिखा नहीं इसमें, लेकिन मैंने आपको बता दिया इसके बारे में, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इस तस्वीर को देख के बता सकते हैं आप कि ये क्या बताने की कोशिश कर रही है।
ये बता रहा है कि हमारी पृथ्वी जो है वो रात के समय जो है हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो एक कंबल के समान, ब्लैंकेट के समान व्यवहार करता है कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ रात को जैसे सूरज जब 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 सन जो है वो अपोजिट साइड होता है तो अर्थ के जिस हिस्से पर अंधेरा होता है, जो वहां पर रात होती है, वहां पर टेम्परेचर गिरकर माइनस में नहीं पहुंचता है, टेम्परेचर प्लस में बना होता है, टेम्परेचर मेंटेन रहता है, हीट मेंटेन रहती है, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर एक ब्लैंकेट के समान, एक कंबल के समान व्यवहार करता है। और इसी को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो गैस होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, इज द प्रिंसिपल गैस। कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसके लिए, वाटर वेपर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी पोटेंट जो है वो जो एटमॉस्फेयर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रेजेंट है, जो एक पॉल्यूटेंट है, वो भी जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी इसमें रोल प्ले करते हैं, लेकिन मेन गैस होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, होता ये है सोलर रेडिएशन जो जमीन पे आती है, टकराती है तो एनर्जी को लूज करती है, उसके बाद अर्थ की सरफेस को गर्म करती है, उसके अर्थ की गर्म सरफेस से इंफ्रारेड रेडिएशन बाहर निकलती है, और जो इंफ्रारेड रेडिएशन होती है ना, उनको हमारा CO2 रोक लेता है, उनको बाहर नहीं निकलने देता है, इसलिए हमारा एटमॉस्फेयर गर्म रहता है। कि हमारा जो अर्थ का सरफेस गर्म रहता है। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। देखिए ना क्या हो रहा है बेटा, सम सनलाइट दैट हिट द अर्थ इज रिफ्लेक्टेड, सम बिकम्स हीट के, और जो CO2 और दूसरी गैस जो होती है वे हीट को ट्रैप करती हैं एटमॉस्फेयर में, जो अर्थ को गर्म रखने में हेल्प करती है। ओके, तो यदि ये गैसेज ना हो तो हमारी अर्थ जो है वो एकदम ठंडी हो जाएगी, वो उसमें जो है वो रात को टेम्परेचर माइनस के अंदर पहुंच चुका होगा। ठीक है, चलिए Hi, sorry to disturb you in between lecture. But it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. The term greenhouse effect has been derived from the phenomena that occurs in a greenhouse. Okay? ग्रीन हाउस क्या होता है मालूम आपको? कांच से है। ग्रीन हाउस क्या होता है? एक ऐसा घर ऐसा होता है जो ग्लास से, कांच से बना होता है, उसके अंदर खेती करते हैं। ठीक है, ऐसा वेस्टर्न कंट्री में अधिक करते हैं। वेस्टर्न कंट्री में क्या होता है कि तापमान कम होता है, टेम्परेचर कम होता है, तो कई सब्जियां उगाने के लिए वो ग्रीन हाउस बनाते हैं और उस ग्रीन हाउस के अंदर सब्जियों को लगाते हैं, ताकि एक बार हीट अंदर आ गया तो वो हीट उस ग्लास से वापस बाहर नहीं निकल पाता है और वो अंदर का ग्रीन हाउस है वो गर्म रहता है। ठीक है, जो ग्रीन हाउस गर्म रहता है अंदर से, तो एक छोटा सा ग्लास हाउस के समान होता है जिसमें कि जो है हम सब्जियों को उगाते हैं विंटर में। के देखिए ये है ग्रीन हाउस के, ये हम देख रहे हैं कि ये यूरोप के अंदर एक ग्रीन हाउस है, उसका फोटोग्राफ है। तो आप देख रहे हैं इसमें जो है बड़ा सा ग्रीन हाउस बनाया उन्होंने, इसमें कांच लगे, ग्लास लगे हुए हैं इसमें, और एक बार हीट अंदर आ गया तो वो हीट आसानी से बाहर नहीं, यानी जो हीट है वो आसानी से बाहर नहीं निकल पाता है, अंदर रिटर्न रहता है, और इसलिए जो है वो बाहर भले ही ठंड पड़ रही हो, अंदर प्लांट जो है वो अधिक तापमान में बेहतर प्रकार से ग्रो कर पाते हैं, सब्जियों को आसानी से उगा पाते हैं। ठीक है, तो ग्रीन हाउस में ग्लास पैनल जो होते हैं उससे लाइट अंदर आती है, लेकिन वो हीट को बाहर नहीं निकलने देती है। ठीक है, इसलिए ग्रीन हाउस गर्म रहते हैं, और जैसे वेरी मच लाइक इनसाइड ए कार दैट हैज बीन पार्क्ड इन सन फॉर फ्यू आवर्स। कि जैसे आपने देखा होगा कभी कई बार अपनी कार को आप यदि लाइट जो है गर्मी के दिनों में कार को पार्क कर दो, कार अंदर से काफी गर्म आती है, बाहर इतनी गर्मी नहीं होती, पर कार के अंदर हीट अंदर आती है, एनर्जी अंदर आती है और अंदर से कार गर्म हो जाती है। तो बिल्कुल वैसे ही होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट के। तो हमारी जो अर्थ होती है उसका जो एटमॉस्फेयर जो होता है, अर्थ की सरफेस का जो एटमॉस्फेयर होता है वो भी ग्रीन हाउस इफेक्ट के समान ही काम, वो ब्लैंकेट के समान काम करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को जनरेट करता है। एक बार लाइट तो अंदर आएगी उसमें, लेकिन हीट आसानी से बाहर नहीं निकल पाती है। ठीक है, यू वुड बी सरप्राइज टू नो दैट विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट, यदि मान लो ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता तो हमारी अर्थ की सरफेस का टेम्परेचर जो है वो कितना होता, -18 डिग्री सेल्सियस होता। कितना होता देखिए, यदि ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता तो हमारी अर्थ की सरफेस का जो एवरेज टेम्परेचर है वो -18 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसलिए एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखा जाता है। In order to understand the greenhouse effect, it is necessary to know that the effect of the energy of sunlight that reaches the outermost atmosphere के। अब हम समझते हैं कि सनलाइट का क्या होता है जो हमारे एटमॉस्फेयर के आउटर के हिस्से में पहुंचती है। देखिए जो बादल होते हैं,
जो बादल होते हैं एटमॉस्फेयर में जो गैसेस प्रेजेंट होती हैं तकरीबन 1/4 एक चौथाई जो इनर सोलर रेडिएशन आता है उसको वो रिफ्लेक्ट करते हैं बाहर के। 25% सोलर रेडिएशन जो हमारे अर्थ पर इंटर करने वाला होता है उसको बादल रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए बादल आपको चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं और उसको एटमॉस्फेयर भी जो है वो रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, तो तकरीबन 1/4 को रिफ्लेक्ट कर जाता है एंड एब्जॉर्ब सम ऑफ इट बट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन फॉल ऑन द अर्थ सरफेस के। इसमें से कुछ को वो एब्जॉर्ब, कुछ पोर्शन को वो बादल हुए गैस जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तकरीबन 50% के आसपास सोलर रेडिएशन अर्थ की सरफेस पर आता है और टकराकर जो है एक कुछ हिस्सा इसका वापस से रिफ्लेक्ट आता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द हिस्सा जो 50% अर्थ की सरफेस पे आता है उसका एक हिस्सा जो है वो रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन रिमेनिंग पोर्शन जो होता है वो अर्थ की सरफेस को वो गर्म करता है बेटा। ठीक है, क्लियर? तो अब क्या होता है, अर्थ की सरफेस गर्म होती है, गर्म होने पर ये क्या करती है, ये कोई भी गर्म ऑब्जेक्ट, कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट जो है वो इंफ्रारेड रेडिएशन को छोड़ता है। तो हमारी अर्थ की सरफेस भी इंफ्रारेड रेडिएशन को छोड़ती है, लेकिन ये इंफ्रारेड रेडिएशन हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं निकल पाती है क्योंकि वहां पर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, मीथेन हुआ और ये ऐसी गैस होती है जो उसके मेजर फ्रैक्शन को जो है वो रोक कर रखती है यहाँ पे। ठीक है, और ये जो इंफ्रारेड रेडिएशन के जो होते हैं ये हमारे एक प्रकार से ये हीट एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हीट को जो हमारी अर्थ की सरफेस को ये गर्म रखते हैं। ये होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है ना बेटा, देखिए आप इमेज में ये सनलाइट आ रहा है। ठीक है, आप क्या देख रहे हैं कि सनलाइट का काफी सारा हिस्सा जो होता है तकरीबन 25% हिस्सा जो होता है वो बादल और एटमॉस्फेयर उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और तकरीबन 25% रिमेनिंग आधा 25% हिस्से को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। 50% के आसपास हिस्सा जो है वो अर्थ की सरफेस पे पहुंचता है, कुछ उसमें से रिफ्लेक्ट होता है, रिमेनिंग जो है वो अर्थ की सरफेस को गर्म करता है। अर्थ की सरफेस गर्म होगी तो इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो निकलेंगे और इन इंफ्रारेड रेडिएशन को एटमॉस्फेयर रोक लेगा और ग्रीन हाउस गैस उसको रोक लेंगी और इसके चलते अर्थ की सरफेस गर्म रहती है। ठीक है, अब कौन सी ग्रीन हाउस गैस का कितना कंट्रीब्यूशन है ये भी देख लेते हैं। 60% तक ग्रीन हाउस इफेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करती है कार्बन डाइऑक्साइड के, 60% तक जो है वो CO2 कंट्रीब्यूट करती है ग्रीन हाउस इफेक्ट में। ठीक है, 20% कंट्रीब्यूशन होता है किसका बेटा, मीथेन का। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो 14% के आसपास कंट्रीब्यूट करते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है वो 6% के आसपास कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा वाटर वेपर्स भी कुछ मात्रा में जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट में कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा 60% तक CO2 है, 20% मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14% है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड 6% है। ये NCERT का डेटा है, याद रखना है, बिल्कुल नहीं भूलना बेटा। ठीक है, क्लियर? ये जो अर्थ को हीट करने का साइकिल है कि इंफ्रारेड रेडिएशन को रोक लिया, ये कई बार ऐसा होता है कि, और देखिए मैंने लिखा है इसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, मीथेन हुआ, ये कॉमनली नोन ग्रीन हाउस गैस होती है क्योंकि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट में मेजरली रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस लीड टू कंसिडरेबल हीटिंग ऑफ द अर्थ लीडिंग टू द ग्लोबल वार्मिंग। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम क्या कर रहे हैं, हम खूब सारा पेट्रोल जला रहे हैं, खूब सारा पेट्रोलियम जो फॉसिल फ्यूल है उसको जला रहे हैं, हम बहुत सारा कोयला जला रहे हैं, तो हम कुल मिलाकर हम क्या कर रहे हैं, हम जो है वो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में लगातार बढ़ा रहे हैं। कि जैसे से आप CO2 का कॉन्सेंट्रेशन लगातार बढ़ाएंगे तो आप एक ग्रीन हाउस गैस की मात्रा में बढ़ोतरी कर रहे हैं। तो बेसिकली आप अपने फॉसिल फ्यूल को जलाने के कारण कोयले के भंडार को आपने जला दिया है, तो वो सब कुछ CO2 बन के कहां पहुंच गया है, एटमॉस्फेयर में पहुंच गया है। और एटमॉस्फेयर में जो CO2 प्रेजेंट है वो एक पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है और उसने क्या किया, ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ा दिया उसने। अब अर्थ की सरफेस का टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ गया और उससे क्या हुआ, उससे जो अर्थ के ऊपर एक व्यवस्था थी पूरी, जो पोलर आइस प्रेजेंट थी वो पिघल रही है। पोलर आइस पिघलेगी, जो ध्रुवों की बर्फ पिघलेगी तो वो समुद्र के लेवल को बढ़ाएगी, तो सी लेवल बढ़ेगा, सी लेवल बढ़ेगा तो बाढ़ का खतरा होगा, सी लेवल बढ़ेगा तो कई सारे जो आइलैंड्स है वो डूब जाएंगे, कई सारी कंट्री का कोस्टल एरिया जो है वो डूबने लगेगा और जो है वो ग्लोबल क्लाइमेट पूरा अफेक्ट करेगा। ठीक है, पिछली एक सदी में जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो 0.6 डिग्री सेल्सियस के आसपास बढ़ गया। आप बोलोगे सर छोटा सा आंकड़ा है, तो बेटा 1 डिग्री सेल्सियस अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने पर बड़े भयानक परिवर्तन होते हैं। ठीक, बर्फ कई हिस्सों की पिघल चुकती है ना, जो है वो हजारों स्क्वायर किलोमीटर की बर्फ पिघल जाती है 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर केवल बढ़ने पर। ठीक है,
वैज्ञानिक कहते हैं, मानते हैं कि राइज इन टेम्परेचर इज लीडिंग टू डिलेरियस चेंजेस इन द एनवायरनमेंट एंड रिजल्टिंग इन ऑड क्लाइमेटिक चेंजेस। के वैज्ञानिक कहते हैं कि जैसे जैसे तापमान ये बढ़ता रहेगा अर्थ का, उससे कई खतरनाक प्रभाव होंगे एनवायरनमेंट में, और कई ऐसी घटनाएं होंगी जो पूरी की पूरी दुनिया को अफेक्ट करती होंगी। उसमें से एक घटना होती है एल नीनो इफेक्ट के। अब ये एल नीनो इफेक्ट क्या होता है, हम इस पर बात करेंगे। एल नीनो इफेक्ट क्या होता है और ला नीना इफेक्ट क्या होता है, इस पर हम बात करेंगे। तो एल नीनो इफेक्ट जो है वो ऐसे ही, यानी ये ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ी हुई घटना में से एक है। और इससे क्या होता है कि देखिए, इससे होगा ये कि जो पोलर आइस है, जो ध्रुवीय बर्फ है वो पिघलेगी, और जो है हिमालय के जो स्नो कैप्स हैं वो पिघलेंगे, और उससे वाटर लेवल बढ़ेगा। सी लेवल बढ़ेगा तो कई सारे कोस्टल एरिया डूब जाएंगे, कई सारे, जैसे मालदीव है। मालदीव एक ऐसी कंट्री है कहा जाता है जो आने वाले 20 सालों में 25 सालों में डूब जाएगी, कंट्री बचेगी नहीं। वो धीमे धीमे सी लेवल बढ़ते बढ़ते उसका एरिया कम करता जा रहा है। बॉम्बे के बारे में भी खबर आया था कुछ दिन पहले कि बॉम्बे, जहां मेरा ऑफिस है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बीकेसी के, जहां मैं रहता हूं साउथ मुंबई पेडर रोड, अल्टामाउंट रोड जो है साउथ मुंबई जहां मैं रहता हूं, वो पूरा एरिया चूंकि आइलैंड है तो वो बोला है कि अगले 35-40 साल में ये जगह बचेंगी नहीं, ऐसा लोग कहते हैं। एक रिपोर्ट आया अभी हाल ही में, तो उसमें भी ये कहा गया कि ये एरिया में जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, आने वाले डिकेड में और बढ़ेगा, और उससे सी लेवल के बढ़ने पर ये सारी तरह में आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब द टोटल स्पेक्ट्रम of changes that global warming can bring about is a subject that is still under active research के। आज भी साइंटिस्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या तरीका है इसका, कैसे बचने का तरीका है। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं हम एल नीनो इफेक्ट के बारे में। क्या होता है एल नीनो इफेक्ट के, देखिए साधारण शब्दों में आपको बोलूं, मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूं कि एल नीनो इफेक्ट जो है वो क्या है। एल नीनो जो है वो एक गर्म जलधारा, इट्स ए वार्म करंट, वार्म वाटर करंट। एल नीनो इज ए वार्म वाटर करंट, इट्स ए वार्म वाटर करंट के, एक गर्म जलधारा है। ठीक है, जो दक्षिणी अमेरिका के पेरू से निकलती है, दक्षिणी अमेरिका के पेरू से निकलती है के, और ये ऑस्ट्रेलिया के पास से होती है जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक आती है ना। इसके आने का जो रास्ता है वो इस तरह का ऐसे होते हुए यहां तक पहुंचती है। ठीक है, इट्स ए वार्म पेरू करंट जो 3 से 7 साल यानी 3 to 7 ईयर्स के अंतर में आती है। आजकल बड़ा फ्रीक्वेंट हो गया है, हर 3 साल में ही आ रहा है। तो जो 3 से 7 ईयर का नॉर्मल टाइमिंग था इसका, तो उसमें जो है वो वार्म पेरू करंट, पेरू से निकलने वाली गर्म जलधारा जो वहां से घूमती है ऑस्ट्रेलिया के पास आती है, और जहां से निकलती है ना, वहां समुद्र के अंदर का, चूंकि वार्म वाटर करंट है, समुद्र के अंदर का टेम्परेचर वो अफेक्ट करती है। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आपने पढ़ा होगा, तो आप जानते होंगे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बोलता है गर्म ऑब्जेक्ट तेजी से ठंडा होता है, और जो कम गर्म ऑब्जेक्ट है उसे ठंडा होने में थोड़ा वक्त लगता है। पढ़ा कि नहीं पढ़ा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग डिफरेंस के ऊपर। फ्रिज में रखी हुई गर्म पानी की ट्रे ठंडे पानी की ट्रे से पहले जमती है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ना। अरे छोटे थे तो यही तो सारे साइंटिफिक फैक्ट थे जो बच्चे एक दूसरे को पूछा करते थे कि फ्रिज में रखी हुई गर्म पानी की ट्रे ठंडे पानी की ट्रे से पहले जमती है। कर देख लीजिएगा एक्सपेरिमेंट। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, है ना। मतलब आप, मैंने कहा ना, तो इसका मतलब यह है कि यदि इवोपरेशन होना है तो उसका उल्टा होना है। वो तो जो नॉर्मल सी टेम्परेचर था उस पर इवोपरेशन होने पर मानसूनी बादल जो बनते थे, जो क्लाउड बनता था, वो बेहतर प्रकार बनता था। अब वार्म हो गया, वहां पे गर्म वाटर करंट आ गया है, तो अब मानसून कमजोर हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस कम हो गया। जब टेम्परेचर का डिफरेंस अधिक था ना, तो इवोपरेशन अधिक होने पर बादल अधिक बन रहे थे। तो कई बार भारत में वर्षा नहीं होती है, मानसून कमजोर होता है ना, तो उसका कारण होता है ये दुष्ट एल नीनो इफेक्ट के। ये ठीक है, ये जो एल नीनो इफेक्ट है ये उसका कारण होता है। मतलब इसके कारण हमारे आसपास का जो समुद्र का बड़ा एरिया होता है वहां का टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसलिए इवोपरेशन कम होता है, और उससे क्या होता है, मानसून कमजोर होता है, और गर्मी अधिक पड़ती है। हमारे कंट्री में गर्मी अधिक पड़ती है, मानसून कमजोर होगा, पानी नहीं गिरेगा तो गर्मी और पड़ेगी। दैट इज द प्रॉब्लम। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में जो आग लगती है ना, वो गर्मी अधिक पड़ने का, तो उस आग में भी इस एल नीनो का रोल होता है। अब पानी आग नहीं लगाता है, पानी पूरा का पूरा क्लाइमेटिक पैटर्न वहां का बदल है। जहां से ये निकलता है ना, वहां गर्मी वाला माहौल निकलता है, वहां पे जो है वो हीट रिलीज होती है। तो ऑस्ट्रेलिया में वो हिस्से अधिक गर्म होने के कारण वहां पर जंगलों में आग लग जाती है। ठीक है, ये है एल नीनो इफेक्ट। क्लियर।
द कर्स ऑफ एलिनो, एलिनो का श्राप कहा जाता है, मतलब एलिनो एक बिल्कुल श्राप के समान, जिस भी कंट्री के पास से निकलेगा ये वहां के पूरे विंड वेलोसिटी को अफेक्ट करेगा, वहां के समुद्र को अफेक्ट करेगा, वहां के एक्वाटिक लाइफ को खतरे में डालेगा, वहां का क्लाइमेटिक परिवर्तन कर देगा ये, और फसल को भी पैदावार कम कर देगा। कहा जाता है जैसे ही जो है 0.5 से लेके 0.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऊपर बढ़ता है तो एलिनो का खतरा बढ़ता चला जाता है, और जैसे ही टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बढ़ा तो एलिनो जो है वो इंड्यूस होता है और सब जगह पर जो है वो वार्म पेरू करंट फैल जाता है। ठीक है, ये बड़ा खतरा है। अब ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल में कैसे करें हम? द मेजर्स इंक्लूड कटिंग डाउन यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, भैया फॉसिल फ्यूल जलाना कम करो। ठीक है, इंप्रूविंग इफिशिएंसी ऑफ एनर्जी यूज के जो भी अच्छे वाहनों का, अच्छे इफिशिएंट वाहनों का इस्तेमाल कीजिए। जंगल काटना बंद कर दीजिए, रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन, पौधे लगाइए, प्लांटेशन कीजिए, और ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ को भी कम कीजिए। मतलब जो है फैमिली प्लानिंग को अपनाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा इसके अलावा जंगलों को लगाना पड़ेगा, प्लांटेशन करना पड़ेगा हमें। आज दुनिया भर में कई सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं इस बात को लिए ताकि ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कम हो सके। कई सारी जो है वो इंटरनेशनल ट्रीटी की जा रही है और जो है कार्बन फुटप्रिंट तय किए जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि आप जो है वो कोई कंट्री यदि ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कम करेगी तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा, उसे कार्बन फुटप्रिंट्स मिलेंगे, उसको जो है वो इकोनॉमिक हेल्प भी मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम ओजोन डिप्लीशन की बात करते हैं कि ओजोन की अब देखिए मैंने आपको बताया था कि ओजोन जो है वो दोहरे चरित्र की गैस है, इट इज हैविंग ड्यूल कैरेक्टर। ये जब ये अर्थ की सरफेस के पास होती है, हमारे ट्रोपोस्फेयर में होती है, हमारे आसपास के नजदीकी वायुमंडल में होती है, दैट इज ए स्ट्रॉन्ग पॉल्यूटेंट। ओजोन अच्छा नहीं है, यदि आपके आसपास है तो ओजोन अच्छा नहीं है। ओजोन एक ऐसी गैस है यदि अर्थ की सरफेस के पास रहेगी तो वो हमारे लिए एक पॉल्यूटेंट है, इट्स ए बैड गैस। लेकिन जब ये दूर रहेगी, स्ट्रेटोस्फेयर में रहेगी, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर होता है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में रहेगी ये, तो वहां पर ये हमारी सुरक्षा करती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से के। अब देखिए जो बेड ओजोन है कि बुरी ओजोन है वो लोअर एटमॉस्फेयर ट्रोपोस्फेयर में होती है जो कि प्लांट और एनिमल को डैमेज करती है। कि जो अच्छी ओजोन है, गुड ओजोन है, ये अपर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर के ऊपरी हिस्से में स्ट्रेटोस्फेयर में रहती है। तो कहां पर अच्छी ओजोन है, कहां पर बुरी ओजोन है, ये आपको पता होना चाहिए। ट्रोपोस्फेयर में बेड ओजोन है, स्ट्रेटोस्फेयर में गुड ओजोन है कि जो हमको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से सेव करती है। कि याद रखिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होते हैं वे बड़े खतरनाक होते हैं। हमारा डीएनए जो है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है, और डीएनए यदि इनको एब्जॉर्ब करेगा तो उसके अंदर जो है वो म्यूटेशन होगा, और उत्परिवर्तन होने पे क्या होगा बेटा, उससे म्यूटेशन होने पे क्या होगा कि कैंसर होंगे, स्किन कैंसर सब बड़ा कॉमन होता है इससे। ठीक है, और तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोकने का एकमात्र काम जो एक सबसे इंपॉर्टेंट काम जो कर रही है वो करती है ओजोन लेयर करती है। याद रखिए यदि हमने पूरी ओजोन लेयर हटा दी एटमॉस्फेयर की तो दिक्कत क्या होगा बेटा कि पूरा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ पर आएगा और कोई भी नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। जो बच्चे गर्भ में हैं उन बच्चों के अंदर भी कैंसर के सिम्टम आ जाएंगे, इतना खतरनाक रेडिएशन होता है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे ये। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन देयर आर हाईली इंजूरियस टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि डीएनए प्रोटीन जो होता है वो इसको एब्जॉर्ब करता है, और ये इसकी अंदर हाई एनर्जी होती है, क्योंकि देखिए जो है E बराबर SC बाई लेमडा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वेवलेंथ कम होती है इसलिए इसमें एनर्जी अधिक होती है। याद रखिए जितना अधिक वेवलेंथ होगा उतना एनर्जी कम होगी, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का वेवलेंथ कम होता है इसलिए उसमें एनर्जी अधिक होती है, और हाई एनर्जी के चलते डीएनए में परिवर्तन कर देती है। ठीक है, ओजोन वेरी आईएमपी एग्जाम का क्वेश्चन है कि ओजोन लेयर की थिकनेस को नापने की यूनिट क्या है। ओजोन लेयर की मोटाई को नापने की यूनिट होती है डॉप्सन यूनिट। क्या रखिए, थिकनेस ऑफ ओजोन इन ए कॉलम ऑफ एयर, वायुमंडल के एक स्तंभ में, एक कॉलम में यदि आपको ओजोन परत की मोटाई नापना हो तो उसके यूनिट को हम बोलते हैं डॉप्सन यूनिट कहते हैं। वेरी आईएमपी एग्जाम में आएगा, मतलब आएगा, दिमाग में डाल लीजिए। डॉप्सन यूनिट का इस्तेमाल किसके लिए होता है, ओजोन लेयर की थिकनेस को मापने के लिए होता है। ठीक है, क्लियर। तो मैंने कहा ना बेटा कि और ओजोन आती कहां से, तो जो वायुमंडल के ऊपरी से जो स्ट्रेटोस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जो O2 प्रेजेंट है, उस O2 पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन टकराता है और इसको वो ऑक्सीजन एटम में कन्वर्ट करता है। और ये जो ऑक्सीजन एटम होते हैं ये अगले ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं और इससे O3 बनता है, और ये लगातार चल रहा होता है, और इसी के चलते अल्ट्रावायलेट रेडिएशन नीचे नहीं आ पाती है। ठीक है, तो क्या होता है
कंटिन्यूसली ये बन रही होती है। बाय द एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है वो उस पर टकराती है और उसको वो क्या करती है बेटा, और जो है इसको डिग्रेड करती है स्ट्रेटोस्फीयर में, और एक प्रकार से ऑक्सीजन और ओजोन के बीच लगातार इंटर कन्वर्जन चल रहा होता है, और इसके चलते जो है ओजोन लेयर जो हमको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ऊपर ही व्यस्त कर देती है, मतलब यूवी रे को वो ऊपर ही इन्वॉल्व कर लेती है, नीचे वो आ ही नहीं पाती है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम कूलेंट के रूप में, हम अपने फ्रिज के अंदर, हम अपने एयर कंडीशनर के अंदर, हम अपने जो है वो जेट प्लेन के अंदर कूलिंग के लिए हम बड़े पैमाने पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल किए, और जिसके चलते क्या होता है, इसके चलते क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये ओजोन के बनने की प्रोसेस को रोक देते हैं, और ये लंबे समय तक प्रेजेंट रहते हैं एटमॉस्फेयर में, तो ओजोन की परत को ये डैमेज कर रहे होते हैं। द बैलेंस दैट हैज बीन डिसरप्टेड, मतलब किसका बैलेंस, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन एटम इक्वल टू O3, ठीक है, ये लगातार चल रहा होता है, इसके बैलेंस को डिस्टर्ब करता है कौन, वो करता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC करता है, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल हम करते हैं रेफ्रिजरेंट के रूप में करते हैं, कूलिंग के लिए करते हैं हम, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो वायुमंडल के निचले हिस्से में जो है वो रिलीज होता है, और धीमे धीमे ये ऊपर की ओर स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचता है, और स्ट्रेटोस्फीयर में जाने के बाद में जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन पे एक्ट करती है और उससे क्लोरीन एटम को निकालती है, और ये क्लोरीन एटम जो होता है ये ओजोन को डिग्रेड करता है और उसको मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में वापस कन्वर्ट करता है, मतलब ओजोन लेयर को ये कमजोर करता है, और क्लोरीन जो होता है वो किसी भी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं करता, ये केवल एक प्रकार से जो है वो एक कैटलिस्ट के समान काम करता है, तो ये ओजोन जो प्रेजेंट है उस ओजोन को वापस से ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने में ये रोल प्ले करता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर क्या होता है, ओजोन का ना ओजोन जो है धीमे धीमे कम होने लगती है। क्या लिखा देखिए, क्लोरीन डिग्रेड ओजोन रिलीजिंग मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के, क्लोरीन ओजोन को डिग्रेड करती है, आणविक ऑक्सीजन को रिलीज करती है, और ये एटम जो होते हैं ये विद दिस एटम एक्टिंग मेयरली एज कैटलिस्ट, ये केवल एक कैटलिस्ट के रूप में काम करती है और खुद रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होती है, इसलिए लंबे समय तक ये प्रेजेंट रहती है और ओजोन लेयर को ये पतला करती है, ठीक है। जब CFC को हम स्ट्रेटोस्फीयर में ऐड करते हैं तो इससे परमानेंट और कंटिन्यूस डैमेज होता है ओजोन लेवल में, ठीक है। ओजोन डिप्लीशन से क्या होता है स्ट्रेटोस्फीयर में, होता है ये इससे कि ओजोन की परत पतली हो जाती है यहाँ पे, और जो है ये परत को जनरली हमने इसमें एक छेद देखा, हमने काफी सबसे पतली परत देखी हमने अंटार्कटिका के ऊपर, और इसको ओजोन होल कहते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर हमने ओजोन तो छोड़ी थी अमेरिका में, हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन छोड़ा था अमेरिका में, इंडिया में, ये अंटार्कटिका में क्यों छेद हुआ, छेद तो हमारे ऊपर होना चाहिए था। एक्चुअली क्या होता है बेटा, जो हमारा वायुमंडल है ना, उसकी जो एटमॉस्फेयर उसकी मोटाई सब जगह बराबर नहीं होती है। इक्वेटर पर हमारा एटमॉस्फेयर जो है सबसे अधिक फैला हुआ है, क्योंकि इक्वेटर पे गर्मी अधिक है, गर्मी अधिक होने के कारण हमारी गैस जो होती है उसका विस्तार, उसका जो डिस्पर्सन है गैस का डेंसिटी काफी कम होता है, लंबा फैला होता है। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, सबसे अधिक मोटी पर सबसे अधिक फैला हुआ कहां पर है बेटा, सबसे अधिक फैला हुआ कहां पे, सबसे लो डेंसिटी में सबसे अधिक फैला हुआ है वो इक्वेटर पर है, और सबसे अधिक हाई डेंसिटी में सबसे पतली लेकिन कंडेंस परत के रूप में कहां है वो पोल पे, तापमान का में पोल पे, क्योंकि टेम्परेचर काफी कम है तो गैस जो होती है वो लो टेम्परेचर में उसकी एनर्जी कम होती है, तो कम डिफ्यूज होती है, दूर तक कम जाती है उठ के, तो थिक लेयर होती है पर पतली लेयर होती है। इक्वेटर पे मोटी लेयर होती है और थिन लेयर होती है। तो यहाँ पे इक्वेटर पे हमको ओजोन होल, क्योंकि ओजोन का पार्टिकल इतना ऊंचाई तक फैला हुआ है कि यहाँ छेद हमको दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन अंटार्कटिका में हमको वो छेद दिखाई पड़ता है जो वास्तव में एक पतली सी ओजोन परत के रूप में होता है, ठीक है। देखिए एनसीईआरटी का इमेज देख रहे हैं आप, ये बता रहा है आपको कि अंटार्कटिका में आप देख रहे हैं कि आपको पर्पल कलर में दिखाई पड़ रहा है बीच में, वो ओजोन लेयर के लोअर सबसे पतली यहाँ पे, और ओजोन लेयर की थिकनेस जो है वो काफी पतली होती है और इसको हम ओजोन होल कहते हैं। ये फोटोग्राफ नासा ने लिया है, ठीक है। तो जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है बेटा खतरनाक होती है कई के, देखिए जो वेवलेंथ जो है वो अल्ट्रावायलेट V से छोटी होती है बेटा, वो मैंने कहा द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ शॉर्टर देन अल्ट्रावायलेट V आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर गिवन द ओजोन लेयर इज इंटैक्ट, ठीक है ना। द अल्ट्रावायलेट B डैमेजेस DNA एंड म्यूटेशन में क्या होता है बेटा, कुल मिला के बात है कि UVA होती है, UVB होती है, UVC होती है, इनके बारे में हम ऑलरेडी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बात कर चुके हैं,
तो अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन होता है बेटा बी कैटेगरी का, वो हमारे डीएनए और म्यूटेशन को अफेक्ट करता है। ये 260 नैनोमीटर की वेवलेंथ का होता है, ठीक है, और ये डीएनए में बड़ा भारी परिवर्तन करता है। इसके चलते जो है डीएनए के अंदर म्यूटेशन होता है, और इससे क्या होता है बेटा, इससे जो है वो कई तरह की बीमारियां होती है। स्किन कैंसर इज वेरी कॉमन ड्यू टू द एक्सपोजर ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, उसमें से भी अल्ट्रावायलेट बी जो होता है वो 260 नैनोमीटर का होता है, और वो डीएनए में बड़ा भारी परिवर्तन करता है, और क्या करता है, उससे वो म्यूटेशन करके वो स्किन कैंसर को इंड्यूस कर सकता है, ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई बार आपने देखा होगा जो लोग जो है वो आइस स्कीइंग करते हैं, जो के स्कीइंग करते हैं, वो लोग जनरली जो है वो एक अलग तरह का गॉगल्स लगाए होते हैं। तो दरअसल कभी भी आप बर्फीले किसी भी स्थान पे जाए ना, तो आपको डार्क कलर का सनग्लास इस्तेमाल करना चाहिए, कि ये इस तरह के ग्लास नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि ये ग्लास जो है वो सनग्लास, ये नॉर्मल दूर का देखने वाला ग्लास है, ठीक है, इट इज नॉट प्रोटेक्टिव। हालांकि मेरा जो 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 स्पेक्स है, इसमें ट्रांजिशन लैंप है, तो ये डार्क हो जाता है जब मैं जाता हूँ उजाले में, डार्क करता है, लेकिन ये तब भी सफिशिएंट डार्क नहीं हो पाता है। लेकिन यदि आप डार्क कलर का ग्लास इस्तेमाल करेंगे, तो जो बर्फ के ऊपर से जो रेडिएशन आते हैं, जो रिफ्लेक्ट होता है ना, उसमें कई बड़ी मात्रा में यूवी रेज भी होती है, तो वो आपके कॉर्निया को डैमेज कर सकती है। इसलिए कभी भी बर्फीले किसी स्थान पर जाएं, आप किसी आइस वाली जगह पर जाएं, तो प्लीज यूज सनग्लासेस गॉगल्स का इस्तेमाल जरूर करें आप, ठीक है। तो जो है क्या करता है, ये कॉर्निया, ये जो यूवीबी रेडिएशन होती है, ये कॉर्निया में को डैमेज करती है, कॉर्निया को इन्फ्लेमेशन कर सकती है, इससे स्नो ब्लाइंडनेस हो सकता है, इससे कैटरेक्ट हो सकता है, इससे, ठीक है, और इसी से कॉर्निया परमानेंटली डैमेज हो सकता है, ठीक है। अब ओजोन लेयर डैमेज ना हो, पूरी दुनिया में स्किन कैंसर के केस बढ़े, तो अब लोगों ने पता लगाया कि भाई स्किन कैंसर सडनली कैसे बढ़ रहा है, तो मालूम चला इसका कारण है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। इसलिए आप देखना, अंग्रेज लोग कभी आपको आपकी कंट्री, अपनी कंट्री में खेलने आते हैं, कहीं जाते हैं, तो वो हमेशा व्हाइट चेहरे पे लगा लेते हैं उनके, वो होती है सनस्क्रीन। आप देखेंगे आपकी सनस्क्रीन हमेशा, फॉरेनर्स कहीं भी देखेंगे सनस्क्रीन का बड़ा डब्बा लेके चलते हैं, और पूरी बॉडी पर सनस्क्रीन को लगाते हैं, फिर वो जो है वो सन एक्सपोजर में जाते हैं। कहा जाता है कि हमारे यहाँ भी कहा जाता है कि आप भी सन में आते हैं, तो आपको जो है अपने चेहरे को यदि डार्क स्पॉटिंग से रोकना है, आपको उसमें जो है जो सन, आपकी सन एलर्जी ना हो, तो यूज प्रॉपर सनस्क्रीन। तो मार्केट में कई तरह की सनस्क्रीन हमेशा, लेकिन बेटा याद रखें कि सनस्क्रीन वो इस्तेमाल करें जिसका SPF 50 हो। SPF 50 वाला सनस्क्रीन ही काम करता है, बाकी सब जो है वो एड है, केवल बाकी सब विज्ञापन मात्र हो, ठीक है, किसी काम के नहीं है। SPF 50 का सनस्क्रीन नहीं मिलता है, तो SPF 30 का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे अच्छा सनस्क्रीन आपको जो है वो कॉस्मेटिक स्टोर पर नहीं मिलेगा, आपको मेडिकल स्टोर पर मिलेगा, याद रखिएगा। तो अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो एक संधि हुआ, तमाम दुनिया के देशों ने चिंता व्यक्त की। मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर एक शहर है, जहां पे 1987 में एक सिटी है, 1987 में वहां पर जो है वो कनाडा में मॉन्ट्रियल में जो है वो कई सारी कंट्रीज की वहां पर मीटिंग हुई, एक अंतरराष्ट्रीय जो है वो ट्रीटी हुई, एक इंटरनेशनल ट्रीटी हुई, संधि हुई कि यार कुल मिलाकर ये है कि हमें ओजोन डिप्लीट करने वाले सब्सटेंसेस को, जो ओडीएस है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, जिनको ओडीएस भी कहते हैं, इनको हमें कम करना पड़ेगा हमें, ठीक है। और हमें जो है वो इसको जो है वो 1987 में ये ट्रीटी हुआ, सब कंट्री को वक्त दिया गया। 1989 से इसको इंप्लीमेंट किया गया कि अब कोई भी एक कंट्री जो है वो CFC का कोई मीट नहीं करेगी, वो इसके बेहतर विकल्प ऑप्शन को खोजेगी वो, और कुल मिलाकर हम ओजोन लेयर को की जो थिननेस हो गई उसको रोकना पड़ेगा हमको, और हमें ओजोन लेयर को बचाना होगा, नहीं तो सबके लिए एक बड़ा खतरा ये बन जाएगी, ठीक है। अब ये तो बात हुई ओजोन लेयर के बारे में। तो आज हम कई सारे बेटा एस्पेक्ट पे बात करेंगे, तो आज हम जो है वो चीजों को, आज हमें इस हिस्से को जो है वो समाप्त भी करना है। तो देखिए, अब चलिए, सब कुछ हमें मालूम चला ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, हमको मालूम चला कि जो है वो ओजोन लेयर के डिप्लीट होने से क्या होगा यहाँ पे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि एक्चुअली होता क्या है, हम लालची लोग हैं। हम मतलब इंसान की बात करें, हमें अपना मतलब हम हमेशा देखते हैं अपने लिए कि हमको क्या मिल रहा है। हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि हम जो करेंगे उसका बाकी चीजों के परिणाम क्या मिलेगा। याद रखिए, जिंदगी में जब आप कभी कोई निर्णय लेंगे, कभी कोई डिसीजन लेंगे ना, और उस डिसीजन में आप देखेंगे कि सेंटर में आप हैं और आपके आसपास कितने लोग और हैं जो इससे अफेक्ट हो रहे हैं, तो आप सही निर्णय ले पाएंगे। मैं आपको बताता हूं, मैं आपको अपने मन की बात आपसे कहता हूं कि मेरे पास भी क्या होता है कि कई बार बहुत सारे आजकल जो है वो जब से आप लोग जुड़े हैं, जब से हम लोग बायोमेंटर्स में हम लोग जो है वो मेहनत कर रहे हैं, तब से बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन वेंचर्स हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारे एजुकेशन के बड़े बड़े जाइंट्स हैं, इतने बड़े बड़े जाइंट्स हैं जो बड़ी बड़ी जो है वो बड़े बड़े जगह उनका ऐड दिखाई पड़ता है, हर जगह पे प्रेजेंट है वो, बिग बिग बिग।
दे आर अप्रोचिंग अस, वो हमें अप्रोच करते हैं, हम लोगों को जो है वो और मुझको नहीं, हमारे पूरी टीम को अलग अलग करके भी अप्रोच करते हैं वो, कि कोई इनमें से किसी को निकाल लिया जाए, वो अप्रोच करते हैं, बड़ा बड़ा लालच देते हैं, नहीं मानते तो और बड़ा लालच देते हैं, नहीं मानते और बड़ा लालच देते हैं। वो कहते हैं कि इतने मेहनत से पढ़ाते हो, शिद्दत से पढ़ाते हो, डूब कर पढ़ाते हो, मिलता क्या है तुमको? YouTube इज गिविंग यू पीनट्स, कुछ नहीं मिलता, मूंगफली है। वो समझते ही नहीं है, वे समझते ही नहीं है कि तुम्हारे और मेरे दिल के तार कैसे जुड़े हैं। वे समझते ही नहीं है कि भावनाएं क्या होती है। they are having funding, they are startups, they are having funding, big funding from big companies, कई सौ हजारों करोड़ की फंडिंग लेके बैठे हैं, उनको केवल समझ आता है दाम देंगे ले लेंगे। मैं उनसे बोलता हूं नहीं, वो कहते हैं क्यों नहीं यार, इतना तुमने जिंदगी में नहीं देखा होगा, वो तुमको ऑफर कर रहे हैं। मैं कहता हूं देखना ही नहीं चाहता भाई मैं, क्योंकि मेरे बाजू में मेरा जो पड़ोसी रहता ना, उसके बराबर तो मैं तब भी नहीं पहुंच पाऊंगा, और जब तक मैं उसके बराबर नहीं पहुंच पाऊंगा, जब मैं अपना ईमान धर्म सब बेच दूं मैं, और उसके बाद उसके बराबर ना पहुंचूं, तो क्या मतलब का है? अब बोलता कौन आपका पड़ोसी? मैं बोलता हूं मिस्टर अंबानी, मुकेश अंबानी, हमारे एरिया में रहते हैं। वो वॉक करते आते हैं, हम लोग रोज एंटीलिया के पास से निकलते हैं, गाड़ियां खड़ी होती, लोग देख रहे होते हैं उसके, वो एंटीलिया हमारे पड़ोस में ही है। तो भैया ऐसा है, जब मैं मुकेश अंबानी जी के जैसा नहीं बन सकता हूं, तो भैया जैसा हूं वैसा अपना स्वाभिमान लेके तो रहूंगा। बोलेगा नहीं आप अपने लेवल से देखो ना, वो तो रिफाइनरी का मालिक इतना बड़ा आदमी है। मैंने कहा नहीं, उस आदमी ने जो काम किया, अब आप बोलोगे कि सर आपसे सहमत नहीं है। मैं कहता हूं कि इंटरनेट रिवॉल्यूशन यदि इंडिया में हुआ है तो वो जियो से हुआ है। यदि जियो ना होता ना, तो मैं और आप कभी कनेक्ट नहीं हो पाते इतने इंटेंसिटी से, क्योंकि जियो ने इंटरनेट देके हमको बहुत दिन तक आपको फ्री दिया उसने, कि एजुकेशन को उसने ऐप तक अप्रोचेबल बनाया उसने। अब देखो इतनी बड़ी कॉस्ट होती है उसकी, कोई फ्री तो देखो ऐसा चैरिटी तो हो नहीं सकता ना पूरे समय, कुछ ना कुछ कॉस्ट तो देनी पड़ेगी ना हमको उसकी, जो उसने जिस दाम में उसने इंटरनेट लाके खड़ा कर दिया उसने, बाकी सारी कंपनियां फेल होगी, हाथ जोड़ ली उन्होंने, हम तो बंद कर रहे हैं बोल दिया उन्होंने। लेकिन रिवॉल्यूशन तो है, क्रांति तो है। आप में भी जो बच्चे सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जो हमारी हेल्प करते हैं, तो दे आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन दैट रिवॉल्यूशन के। एजुकेशन शुड बी अप्रोचेबल, वो किया। तो मैं वही कहता हूं आपसे कि कई बार क्या होता है कि हम होते हैं, जैसे मैं जब भी कोई निर्णय लेता हूं ना, मैं देखता हूं कि यदि मैं ऐसा करूंगा तो मेरे बच्चों को कैसा लगेगा, मेरे कमांडोस को कैसा लगेगा, वो क्या सोचेंगे इसके बारे में, उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मैं कई आपने फैमिली वीडियो मैंने बनाया, वो देखता हूं मैं, और अब मुझे आपके घर परिवार सब दिखाई पड़ता है, आपके इमोशन दिखाई पड़ते हैं ना। तो दुनिया का कोई लालच, पूरी दुनिया का कोई मुझे पूरी दुनिया लाके भी दे देना, तो भी मैं आपके लिए काम करूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है उसकी इंटेंजिबल वैल्यू है। मानो या ना मानो, यकीन मानो, देखो मैं तो मानता हूं ऐसा अपनी तरफ से कि मुझे मालूम है कि जितने बच्चे मुझसे प्रेम करते हैं, जो मुझसे जुड़े हैं, जो मेरे लास्ट में सेलेक्ट बच्चे थे, वो सारे बच्चे ऐसे एक फोन पे मेरे लिए खड़े होते हैं, वो मेरी चिंता करते हैं, और मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूं। उनसे वो मेरे परिवार का हिस्सा है। दे शेयर उनकी तकलीफें, उनकी जो भी इमोशनल चीजें हैं, सब मुझसे शेयर करते हैं। बीच में मैं जयपुर जाने वाला था, तो अभी चूंकि कुछ चल रहा है यहाँ पे, तो उन्होंने बोला नहीं सर अभी नहीं, मत आइएगा सर जयपुर, अभी नहीं जाना आपको। आई पोस्टपोन माय ट्रिप। फैमिली है हम लोग। चलिए तो अब वापस मुद्दे पर उठ के आते हैं, क्या इतनी बातें कर रहे हो। मतलब देखो मैंने आपसे, अब क्या देखो, जो इस पूरी बात का जो सॉल्यूशन यहाँ पे निकले, जो बात निकली, जो कंक्लूजन जो निकला, वो ये है यहाँ पे कि हम इम्प्रॉपर रिसोर्स का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, उसको ठीक से मेंटेन नहीं कर रहे हैं, इसलिए सारी समस्याएं हो रही है। अब देखिए, द डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कैन ऑकर नॉट जस्ट बाय द एक्शन ऑफ पॉल्यूटेंट बट आल्सो द इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन प्रैक्टिस के। जैसे देखिए सॉइल इरोजन और डेजर्टिफिकेशन की बात करें, हमके मिट्टी का जो अपर्दन है, जो मरुस्थल बना रहे हैं उसको हमके, तो क्या होता है, जो टॉप बनती है, जो फर्टाइल टॉप सोइल अर्थ का बनता है, इसमें क्या होता है, ऊपर आपको पता होगा ओ होता है, ए होता है, बी हो लेयर होता है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा उनके। टॉप सोइल जो होता है वहां तक पेड़ों की जड़ें पहुंचती, पौधों की जड़ें पहुंचती है। टॉप सोइल में जो है मिनरल्स होते हैं, उसमें ह्यूमस होता है, उसमें उसको बनने में जो है वो लंबा वक्त लगता है।
कोई भी सॉइल जो बनी है वो आपने पढ़ा, हमने पढ़ाया हुआ आपको बेटा इकोसिस्टम में, जो सक्सेशन पढ़ाया हुआ आपको मैंने, कि धीमे 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 क्रम से जो है वो चीजें बनती चली जाती है और हजारों लाखों वर्षों का समय लगता है। वो जो सॉइल बनने की प्रोसेस थी ना, वही सक्सेशन था एक्चुअली में, तभी तो प्लांट चेंज होते चले गए। तो ये जो प्रक्रिया उसको जो है वो सेंचुरी, हजारों वर्षों का वक्त लगता है और हम उस सॉइल को जरा में उड़ा देते हैं, हटा देते हैं के, और हम उसको इजीली ह्यूमन एक्टिविटी, हम ओवर कल्टीवेशन करते हैं, हम खूब सारा चरवाते हैं पशुओं को वहाँ पे, हम जंगल काट देते हैं, हम गलत तरीके से इरिगेशन का करते हैं, जो है इरिगेशन करते हैं, हम जमीन के कई छोटे टुकड़ों को कर देते हैं, उसमें हम जो है उसमें सूखे स्थान बना देते हैं, उसमें हमके जो है उससे क्या होता है कि वहाँ पर जैसे ही आपने पूरा प्लांट हटा दिया, फॉरेस्ट काट दिया आपने, तो मिट्टी को पकड़ कर रखने वाले पौधे कम हो जाते हैं और मिट्टी उड़ने लगती है, हटने, पानी से बह जाती है, उड़ जाती है, के इरोजन हो जाता है उसका। और इसलिए क्या होता है, एक बड़ी समस्या यहाँ पे होती है। और हमारा जो बढ़ता हुआ शहरीकरण, लालच है ना, कि लालच ये है कि हम अपने शहर को और बड़ा कर लें, और बड़ा कर लें। अरे तुम पूरा दुनिया को शहर बना दोगे तो तुमको ऑक्सीजन कहां से आएगा भाई? यानी हमारी पृथ्वी सिर्फ हमारी नहीं, पृथ्वी सारे जीवों की है। तो हमारा जो शहरीकरण है वो भी एक समस्या का कारण है इस करके। और अब दूसरी प्रॉब्लम ये है, वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी की बात करें हमके। अब क्या होता है कि हम इरिगेशन करते, खेती जो है क्या करते हैं हम, जो है वो सिंचाई करते हैं, खेत में पानी का प्रॉपर निकास नहीं करते हैं, पानी को खेत के अंदर इकट्ठा होने देते हैं। अब वो वाटर इकट्ठा होता है तो धीमे धीमे वाटर जो है नीचे पर्कुलेट होता है, तो ऊपर के टॉक्सिक केमिकल को अंडरग्राउंड वाटर लेवल तक लेके जाता है। इसके अलावा कई सारे न्यूट्रिएंट नीचे की लेयर में पहुंच जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और उससे क्या होता है, कई बार कई पानी में घुल के कई अंदर के केमिकल बाहर सरफेस पे आते हैं, तो हम देखते हैं कि हमको जो है वो लीचिंग की समस्या भी देखने मिलती है यहाँ पे, ठीक है। तो इरिगेशन विदाउट प्रॉपर ड्रेनेज of water lead to water logging in the soil, तो खेतों में पानी रुक जाता है, वाटर लॉगिंग होता है। इससे besides affecting the crop, water logging draws salt to the surface of the soil के। अब वाटर क्रॉप तो की जड़ें, फसलों की जड़ें तो खराब होगी। देखिए जब पानी कहीं रुकेगा ना तो उससे ऑक्सीजन, जो मिट्टी के अंदर की ऑक्सीजन पानी से बबल बन के बाहर निकल जाएगी, तो जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो पौधे तो मरेंगे मरेंगे। लेकिन अंदर जो सॉल्ट प्रेजेंट थे, जो नीचे धीमे धीमे जा रहे थे, वो सॉल्ट भी घुल के ऊपर जाएंगे, तो ऊपर की पूरी मिट्टी सलाइन हो जाएगी वो, ठीक है। और सॉल्ट जो है पतली परत के रूप में ऊपर जमा हो जाएगा इसमें, और जड़ें जो है वो अब ठीक से ग्रो नहीं कर पाएंगी, पौधा यहाँ पे सीड नहीं लग पाएगा यहाँ पर, और इससे क्या होता है कि इससे बड़ी समस्या होगी। तो जो सीड आपकी जो मिट्टी सॉइल सैलिनिटी, जो मिट्टी के अंदर जो सैलिनिटी बढ़ जाती है, वो इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि खेतों में पानी रुक रहा होता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन में सबसे बड़ी समस्या जो हुई ना, वो यही हुई कि वाटर लॉगिंग हुआ, यहाँ पे पानी को जो है वो इरिगेशन तो किया गया लेकिन प्रॉपर ड्रेनेज नहीं देखा गया, तो उससे वाटर लॉगिंग हुआ, सॉइल का सैलिनिटी बढ़ गया। देखा था बेटा हमने देखा था ना कि किसान का दुख क्या था, बोलता है मैं सीड लगाता हूं, उगता ही नहीं, अब तो वो सीड मिट्टी की सलाइन मेरी कैसे होगी, पहले तो ऐसी मिट्टी थी नहीं, ठीक। फिर जंगल काट रहे हैं हम। अब डिफॉरेस्टेशन की बात करें हम, तो हम जो है क्या कर रहे हैं हम, और दुनिया में सबसे तेजी से कोई जंगल काट रहा ना, बेशर्मी के साथ में, पूरी बेशर्मी के साथ में जंगल कोई काट रहा है ना, वो है ब्राजील। ब्राजील वाले ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को, अमेजोनियन फॉरेस्ट को अपनी प्रॉपर्टी मान ली है। वो कहते हैं हमारे देश में फॉरेस्ट है। जब मैं और आप 1 मिनट बात करते हैं ना, तो वो कई एकड़ फॉरेस्ट काट चुके होते हैं। वे इस धरती के लंग्स जो हैं, जो लंग्स ऑफ द अर्थ है, उसको काट रहे हैं, रोज में काट रहे हैं, रोज में काट रहे हैं, और सुन भी किसी के नहीं रहे। कौन? ब्राजील वाले। उनको लगता है ये हमारी संपत्ति है, ये हमारा बॉर्डर है, हम काटेंगे, तुम कौन होते हो बोलने वाले, तुम कौन अमेरिका, हमें नहीं सुनना तुम्हारी बात। सरप्राइजिंगली समझते ही नहीं है कि वे जंगल नहीं काटे हुए, धरती के लंग्स काट रहे हैं। लंग्स यदि काम नहीं करेंगे व्यक्ति जिंदा नहीं रह पाएगा। वो सोचते हैं कि तुम हमको रोक रहे हो तरक्की करने से। अरे तुम जंगल काट के कौन सी तरक्की कर लोगे भाई? तरक्की करना है तो टेक्नोलॉजी डेवलप करो। क्या कर रहे हो? जंगल काट रहे हो, लकड़ी बेच रहे हो, बोल रहे हो तरक्की हो रहा है के। तो अब लेकिन हमने भी पहले किसी जमाने में काफी फॉरेस्ट काटे हुए हैं। तो डिफॉरेस्टेशन इज द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्टेड एरिया टू द नॉन फॉरेस्टेड एरिया के। अकॉर्डिंग टू एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 40% फॉरेस्ट हैव बीन लॉस्ट इन द ट्रॉपिकल एरिया के 40% जंगल ऑलमोस्ट कट चुके हैं कि, जबकि टेम्परेट एरिया में केवल 1% फॉरेस्ट को काटा गया है। उसके पीछे भी कारण है। ट्रॉपिकल एरिया में अधिकांश जो कंट्री है ना, वो सब ऐसी कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, उसको कुछ ना कुछ चाहिए ईंधन के लिए के, तो वो यही काट रहे हैं। फिर दूसरा ये भी है कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो होते हैं उनमें बड़े ट्री भी होते हैं बड़ी मात्रा में, उनसे कई सारे रिसोर्स भी मिलते हैं, तो उसको भी इसलिए डैमेज कर रहे होते हैं। फिर
आज यदि हम बात करें प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज पर्टिकुलरली ग्रीम इन इंडिया, भारत की बात करें हम तो एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी के 20वीं सदी के प्रारंभ में जो है वो फॉरेस्ट जो है वो 30% तक थे इंडिया के अंदर के, और सब सेंचुरी खत्म हुआ तब तक जो है वो 21.54% रह चुके थे। जबकि हमारी वेरी वेरी आईएमपी एग्जाम का क्वेश्चन है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में दी गई, 1988 में राष्ट्रीय वन नीति दी गई। इसमें कहा गया साफ साफ कि जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर कम से कम 33% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए और पहाड़ों पर 67% कवर होना चाहिए, ऐसा कहा गया। ये आंकड़ा पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, वेरी वेरी दिस डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, दिस डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। हाँ ठीक है, अच्छी बात है ना। तो मैंने क्या कहा आपसे कि 67% फॉरेस्ट जो है वो हिल्स पर होना चाहिए, 33% मैदानों पर होना चाहिए। और मैं जब मेघालय गया लास्ट टाइम, जो है मेघालय चिरापुंजी मेघालय सब देखा मैंने, ये आसाम का एरिया काट दे रहे हैं भैया, पहाड़ का पहाड़। तुम कहां लगे हो, पहाड़ का पहाड़ काट दिया मेघालय में, शिलोंग में। देखिए आप शिलोंग में, जो शिलोंग के लोग सुन रहे हैं देखिएगा बेटा कि पहाड़ के पहाड़ काट रहे हैं और होटल बना रहे हैं। अरे दादा, जो तुम जिस होटल को बना रहे हो ना, वहां पे उस पहाड़ को ही देखने आदमी आ रहा था, तुम वही काट दोगे होटल, तुम्हारा होटल देखने को जाएगा वहां पे? फिर खाली घूमते रहना मोमबत्ती लेके होटल के अंदर, भूत बन के कि मेरे होटल में तो कोई आता ही नहीं है। समझ गए? तो चला, मतलब आई एम नॉट, मैं भूतों में यकीन नहीं करता हूं, मैं बात कह रहा हूं मैं, लेकिन बता रहा हूं आपको कि एक्चुअली में लोग क्या कर रहे हैं। तो चलिए, अब ये डिफॉरेस्टेशन कैसे होता है, ठीक है? नंबर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज कंट्रीब्यूट, बड़ी सारी ह्यूमन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि लोग जंगल काट के खेती के लिए जमीन तैयार करते हैं। जब आप एक जंगल फॉरेस्ट को काटकर एग्रीकल्चर लैंड तैयार करते हैं ना, तो बेसिकली आप बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रॉय करते हैं। हर एक ट्री अपने आप में एक इकोसिस्टम है, उसको आपने डैमेज कर दिया यहाँ बैठ के। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और हमको अधिक खेती करने के लिए जमीन चाहिए। फिर आप जो है लकड़ी चाहिए, आपको जलाऊ लकड़ी चाहिए, आपको फर्नीचर बनाने की लकड़ी चाहिए, आपको पशुओं को चराना है, आपको उनके बहुत सारे पर्पस होते हैं, इसके लिए आप खेतों को काट देते हैं। आदिवासी लोग पहले के जमाने में, जो ट्राइबल कम्युनिटी थी, वो करती थी शिफ्टिंग कल्टीवेशन, वो करती थी शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसको बोलते हैं हम झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं। एनसीईआरटी में झूम कल्टीवेशन लिखा हुआ, इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। ये जहां पहुंचते थे वहां के जंगल ये काटा करते थे, आग लगा, जंगल काटेंगे, पेड़ों में आग लगा देंगे और उसके बाद खेत को तैयार करेंगे और अपनी खेती करेंगे। 2-4 साल वहां रहेंगे, फिर आगे पहुंच जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, अगली जगह पे अपना कबीला बना लेंगे, वहां पे वही काम करेंगे। तो जो कई सौ वर्षों में जो फॉरेस्ट बना था उसको नष्ट करके ये कहीं और पहुंच गए। सरकार ने उपाय ढूंढा, उन्होंने बोला भैया शिफ्टिंग कल्टीवेशन बैन नहीं करें। उन्होंने बोला नहीं, हमारा तो अधिकार है, जंगल तो हमारा है। उन्होंने कहा पक्के घर देंगे तुमको, पक्का घर लोगे? हाँ पक्का घर लेंगे। पक्का घर दे दिया, अब जाओ घूमो। अब नहीं घूमना, अब तो उसी जगह की काट वहीं खेती करेंगे। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को सरकार ने हर तरीके से प्रमोट होने से रोका उन्होंने और समझाया लोगों को। और अब ट्राइबल कम्युनिटी में भी जो है वो बड़ी अवेयरनेस है। हालांकि ट्राइबल जो लोग होते हैं वे अपने समुदाय, अपने कम्युनिटी, अपने फॉरेस्ट के लिए बहुत चिंता करते हैं और बहुत उसकी देखरेख करते हैं, लेकिन तब भी कई बार जाने अनजाने में डैमेज आता है। ठीक है, तो देखिए, तो अब क्या करते थे ये लोग, देखिए इसमें लिखा हुआ है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जिसको हम बोलते हैं झूम कल्टीवेशन, झूम कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जिसमें कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में देखा गया इंडिया के, जहां पे बड़े पैमाने पर डिफॉरेस्टेशन इसके कारण हुआ। इसमें क्या होते हैं कि फार्मर जो है वो पेड़ों को काट देते हैं, काटने के बाद उसको जला देते हैं, उसके जलाने पर राख बनती है, इसमें न्यूट्रिएंट होते हैं और उस न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल वो फर्टिलाइजर के रूप में करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो एरिया, फिर उसके बाद क्या करते हैं, उस एरिया को छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। तो जो एरिया जिन्होंने जलाया है उसको रिकवर होने में जो है वो कई वर्ष लग जाते हैं उसको के। तो इस जो है अभी पहले के समय में झूमिंग कल्टीवेशन प्रिविलेंट था, लेकिन जो है अब जो है सरकार के एफर्ट के चलते जो है काफी कम हो गया। तो जो है कहने का मतलब ये है कि ये इसने भी डिफॉरेस्टेशन में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, जो जंगल काटने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसके क्या परिणाम निकलेंगे। वही बातें बार बार घूम कर आती हैं। कहने का मतलब ये है, जंगल काट दोगे तो आपका CO2 का लेवल बढ़ता रहेगा वायुमंडल में, क्योंकि जंगल जो होते हैं वो CO2 को फिक्स करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, लगातार CO2 का लेवल बढ़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो आप खतरे में आ जाओगे आप। ठीक है, क्लियर। फिर आप बायोडाइवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि आप
जंगल काट रहे हो, हैबिटेट को डिस्टर्ब कर रहे हो, आपके आप जानवरों के रहने की जगह खत्म कर रहे हो आप, तो हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन करोगे तो बायोडायवर्सिटी कम होगी, जानवरों को बाकी एनिमल भी कम होने लगेंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे वो। फिर जल चक्र, जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, जो जंगल होते हैं वे आपके जल चक्र हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो अफेक्ट होगा यहाँ पे। जंगल काट दोगे तो मिट्टी को पकड़ के रखे जो पेड़ की जड़ें वो नहीं बचेंगी, तो आपकी मिट्टी इरोड कर जाएगी के, और एक दिन आप वहां पे पूरा मरुस्थल बना लोगे, डेजर्ट बन जाएगा। ये बड़े बड़े कॉन्सिक्वेंसेस इस बात के, ठीक है। तरीका क्या है इससे बचने का? भैया ये कि दोबारा जंगल लगाओ, रिफॉरेस्टेशन करो आप के, मतलब जहां पर आपने एक बार फॉरेस्ट जहां पे कभी था उस फॉरेस्ट को रिस्टोर करो आप। कहीं पे जंगल कट गए हैं तो वहां पे दोबारा प्लांटेशन किया जाए, वहां पे इसको रिस्टोर किया जाए, तो इसे बोलते हैं हम रिफॉरेस्टेशन कहते हैं। एक वर्ड होता है एफॉरेस्टेशन के, एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कोई नई जगह पे जहां पे जंगल नहीं था वहां पे आपने जंगल लगा दिया। आपने कहा कि भाई ये तो एक ऐसा एरिया है, ड्राई एरिया है, यहां पर हम कुछ ऐसे ट्री लगाते हैं जो यहां पर ग्रो करना शुरू करेंगे। सेमोफाइट, सेमोफाइट वो प्लांट होते हैं जो रेत में ग्रो करते हैं, सेमोफाइट वो प्लांट होते हैं जो रेत में ग्रो करते हैं, ठीक है। आपने जीरोफाइट, सेमोफाइट कुछ लगाया यहां पे, और जो उस जगह को आपने और आगे और बंजर बनने से रोक दिया आपने, ये है एफॉरेस्टेशन। कहीं जंगल था, डिस्ट्रॉय हो गया, आपने दोबारा फॉरेस्ट को लगाने की कोशिश की, आपने रिफॉरेस्टेशन है, ठीक है। इससे क्या करते हैं आप, धीमे धीमे जहां पे जंगल नहीं था उस एरिया को दोबारा वहां पे फॉरेस्ट को आप खड़ा करते। वक्त लगेगा, एकदम से रातों रात फॉरेस्ट नहीं बन जाएगा, वक्त लगेगा, लेकिन फाइनली रिकवरी तो कर पाएंगे हम, ठीक है। अब यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्सा सामने आता है, वो है अमृता देवी बिश्नोई करके, एक बड़ी फैंटास्टिक मूवी है जो हम लोगों ने बनाया। देखो मैं जनरली मैं कभी अपनी तारीफ नहीं करता अपनी मूवीज की, मैं बोल रहा हूं कि मेरी पूरी टीम जो है, जो मेरी टीम है, क्रिएटिव टीम है, दे आर रियली वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू गाइस, के बच्चों के लिए बहुत एफर्ट करते हैं, कमांडोज के लिए बड़ा एफर्ट करते हैं। तो उन्होंने एक मूवी बनाया हुआ है, बायोमेंटर्स ऑनलाइन फिल्म्स के अंदर है, और इस मूवी का नाम है अमृता देवी बिश्नोई ए सिंबल ऑफ करेज। इसका लिंक भी जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा, तो इस मूवी को आप जरूर देखिएगा, और इस मूवी में आपको पूरी कहानी मालूम चलेगी, एक्चुअल कहानी अमृता देवी बिश्नोई की क्या थी। तो अमृता देवी बिश्नोई जो है वो मिसाल है इस बात की कि जंगल जो है, कोई व्यक्ति किसी पेड़ से, किसी जंगल से कितना प्रेम कर सकता है, उसको वो बतलाती है। तो कहानी ये है कि केस स्टडी है ये, और एनसीईआरटी में बायोमेंटर्स ऑनलाइन फिल्म्स की मूवीज की खास बात यह है कि न कि 90% मूवीज जो है वो एनसीईआरटी पर बेस्ड ही बनी है, फिर उसमें एनसीईआरटी के जो है स्टेटमेंट्स, उनके रेफरेंसेस का बाकायदा इस्तेमाल किया गया है। इसीलिए क्योंकि हम एक बात देखा मैंने कि एक बार पढ़ने के बाद यदि हम उसको एक बार विजुअली मूवीज में देख लें, हम 15-20 10-5 मिनट से ऊपर की मूवी नहीं होती वो, तो हमको चीजें हमेशा के लिए याद रहती हैं। जैसे आपको बता दूं मैं कि अभी हाल ही में जो है हम लोगों ने से कुछ मूवीज देखी कि हमारे घर में हम लोग कुछ भी बच्चों के साथ मूवीज देखते थे। हमने देखा वो मूवी पानीपत, वो मूवी देखा मैंने, और ये कौन सा मूवी आया था अभी, ये अपना अजय देवगन का मूवी था ना, तानाजी देखा हमने के, तानाजी। और इसके अलावा हमने एक गौतम बुद्धा का सीरियल नेटफ्लिक्स पे आया था, वो भी देखा हम लोगों ने के, और एक रोमन एम्पायर था, वो भी देखा हम लोगों ने। तो हमारे बच्चों ने जो है वो, अब उनसे पूछो ना गौतम बुद्ध की मम्मी क्या नाम क्या था, उनकी वाइफ का नाम क्या था, यशोधरा कौन थी, राहुल को, सब याद है उनको। छोटा सा बच्चा 6 साल का सब याद रख के बैठा ना। गौतम बुद्ध के ऊपर क्वेश्चन यूपीएससी में आता है, पानीपत, अहमद शाह अब्दाली कौन था, सब के, मराठा में कौन राजा थे, कौन पेशवा क्या होता, सब पता। तो मूवीज कई बार हमारा जो है ना, हमारे दिमाग में वो बैठ जाती है, तो वो चीजें ऐसे याद करते हैं आप, अहमद शाह अब्दाली इस सन में ऐसा हुआ, तो वो आपको याद है कहां पे थे, कहां पे बैटल हुआ, कहां पे वार हुआ उनका, कैसे क्या हुआ, उसका परिणाम क्या निकला, एवरीथिंग सिनेमैटिक है, याद हो गया वो चीजें। हालांकि उन मूवी में कई चीजें फिक्शनलिस्ट वो जोड़ते हैं, हम लोग फिक्शन नहीं जोड़ते, हम लोग ट्रूथ जो है उस पर बात करते हैं यहाँ पे। चलिए, तो अभी जो किस्सा जो एनसीईआरटी में है उस पर हम बात करते हैं कि ये एक जो है वो ऐसा कहा जाता है कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर जो है वन्य के लिए, पर्यावरण के लिए जो है वो लोग बड़े सेंसिटिव रहे हैं बीच में। लेकिन हुआ ये यहाँ पे कि यहाँ पर भी जो है वो, जैसे आप देखें कि अभी आपको बता दूं मैं कि सलमान खान का जो केस है, ठीक है, मैं नाम चूंकि कॉमन मीडिया में है इसलिए मैं नाम ले सकता हूं उनका, तो सलमान खान का जो हिरन वाला केस है, आप देखिए कोर्ट ने उसमें डिसीजन दिया, उनको वेल मिला, वो एक अलग मैटर के। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि बिश्नोई कम्युनिटी जो है उसने उस मैटर को लाइटली नहीं लिया। बिश्नोई कम्युनिटी ने काला हिरण का शिकार जो है उसको उन्होंने बड़े गंभीरता से लिया। ऐसा लगा उनको कि कोई हमारे फैमिली के मेंबर के साथ कुछ हुआ है, तो उन्होंने उसके लिए लगातार लड़ाई लड़ते रहे वो लोग। अब घटना क्या है, सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, कोई नहीं जानता इस चीजों के बारे में के, तो मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता हूं। मैं इतना भर बोलूंगा आपसे कि क्या कोई एक कम्युनिटी इतना जो है, इतना सिंसियर अपने एनवायरनमेंट के लिए हो सकती है,
जो अपने पेड़ पौधों को अपने बच्चों के समान मानते हो, अपने जानवरों को अपना फैमिली मेंबर मानते हो, जंगल के जानवरों को अपना फैमिली मेंबर मानते हो, वो कम्युनिटी है विश्नोई। आज भी विश्नोई कम्युनिटी जहां पर रहती है वहां पर जो है वो ऐसा कहा जाता है कि दे आर द सिंबल ऑफ द इन्वायरमेंट के लिए कोई कितना कर सकता उसका वो सिंबल बन चुके हैं। बात है 1731 की कि जोधपुर के जो किंग है, राजस्थान में जोधपुर है एक बड़ा अच्छी जगह है, जोधपुर के जो किंग है उन्होंने अपने मंत्रियों को बोला कि हमारा जो नया महल बन रहा है उस महल में कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कुछ रिनोवेशन का काम भी उसमें होना है, तो उस महल के लिए लकड़ियों की अरेंजमेंट किया जाए, उसके लिए वुड अरेंज करो के। तो ये जो मंत्री थे उनके जो वर्कर थे वो लकड़ी का अरेंजमेंट करने के लिए जो है महल के पास ही गांव था जहां पे जो विश्नोई कम्युनिटी रहा करती थी वहां पहुंचे, वहां पे पेड़ों को काटना शुरू किया उन्होंने। विश्नोई कम्युनिटी की खास बात ये होती है कि ये अपने अपने जानवरों में कहा जानवरों को भी अपना जो है वो फैमिली मेंबर मानते हैं, पेड़ों को अपना बच्चा मानते हैं कि जिस पेड़ को लगाया उसको वो अपने बच्चे के बराबर दे जाते हैं। मतलब वो ये मानते हैं कि ये पेड़ नहीं है, ये इंसान ही है, हमारा मेंबर है। तो ये इन्होंने जो है क्या किया, विश्नोई कम्युनिटी ने जो है वो विरोध किया कि भाई आप पेड़ कैसे काट सकते हैं, ठीक है। और यहां पर जो है वो सबसे बड़ी बात ये कि जब विश्नोई तो राजा के, अब चूंकि राजा तो राजा होता है, उस जमाने की बात है, तो राजा के जो लोगों ने जो है उनको जो है वो बड़ा देखिए अब बात कब की, 17 ज्यादा पुरानी 1731 की बात है। तो राजा के लोगों ने जो है इनको डराया कि नहीं, राजा का आदेश है जंगल काटना मतलब काटना, ये पेड़ काट के हमें महल में लगाने। तो लोगों ने विरोध किया, लेकिन एक लेडी जो सामने उसने बोला कि नहीं, उसके घर के सामने एक बड़ा सा पेड़ लगा हुआ था, उन्होंने कहा ये काटेंगे, इसकी लकड़ी अच्छी निकलेगी। उन्होंने कहा नहीं, मेरा पेड़ नहीं काट सकते तुम। क्यों नहीं काटेंगे, ये पूरा राज्य जोधपुर पूरा राज्य राजा का, तुम इस राज्य में रहते हो ना, राज्य का हर सामान हमारा है, तुम होते क्यों ना, तुम्हें जेल में डाल देंगे, कारागार। उसने कहा नहीं, कुछ भी करना कर देना, मेरा पेड़ नहीं काटोगे। घर के सामने जो पेड़ था उससे आके वो चिपक गई, काटना है पहले मुझे मार दो, मेरा सर काटो फिर पेड़ काटना, मैं नहीं कटने दूंगी पेड़। दुख की बात है, बहुत दुख की बात है, कैसे निष्ठुर और निर्मम लोग रहे होंगे ये, किस तरह का क्या कलेजा होगा इन लोगों का, किस तरह के ये लोग रहे होंगे। मतलब दे आर नॉट लेस देन क्रिमिनल्स, दे आर नॉट लेस देन क्रिमिनल्स के। ये काट दिए उसको और पेड़ भी काट लिए, काट भी दिए पेड़ भी काट लिए। अपनी मां को देख के उसके तीनों बच्चे, तीनों बेटियां भी, 3 घर में और भी पेड़ थे, उनसे आके चिपक गई वो, उन तीनों बेटियों को भी काट दिया। क्या लोग रहे होंगे ये लोग। मतलब मैं कहता हूं कि ये जो है ये इनसे बड़े कोई अपराधी नहीं रहे होंगे। जो क्या करता राजा, उस लकड़ी से फर्नीचर बनता, महल में कोई पिलर बनता, तुम इंसान काट दिए उसके लिए। दुख की बात है, बहुत दुख की बात है कि ऐसा हुआ। कि देखिए क्या, मैं नहीं कहता हूं ये सब इंसेंटिव लिखा है, सैडली द किंग्स मैन डिड नॉट हिट और टू हर प्लीज, ठीक है। देखो उसने क्या लिखा, ए विश्नोई वुमन अमृता देवी शोड एग्जाम्पलरी करेज बाय हगिंग ए ट्री एंड डेयरिंग किंग्समैन टू कट हर फर्स्ट बिफोर कटिंग द ट्री। पेड़ काटने के पहले मुझे काटो। ट्री मैटर्ड मच मोर देन हर लाइफ, उनके लिए पेड़ का महत्व अपनी खुद के जीवन से दिखता। लेकिन राजा के लोगों ने उनकी कोई प्रार्थना नहीं सुनी और उसको काट दिया। उनकी 3 बेटियां थी, उनको भी काट दिया। कई विश्नोई जो देखे ना तो वो भी पेड़ों से चिपक गए, और आपको जान के आश्चर्य होगा कई 100 लोग मार दिए गए। और ये बात उन मूर्खों ने कभी राजा को भी नहीं बताई। राजा को मालूम चलता ना, कोई भी राजा कैसा भी हो, उसे मालूम पेड़ के लिए लोग अपनी जान दे रहे हैं, तो बोलता ठीक है यार कहीं और से पेड़ ले लेंगे, मत काटो उसको, ठीक है। लेकिन देखिए आज तक ऐसा कहा था, पूरी दुनिया में आपको एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको मिला कहां पर, जो विश्नोई कम्युनिटी का देखने मिला, जो जिसकी शुरुआत अमृता देवी विश्नोई ने की। पेड़ को, ट्री को अपने जीवन से ऊपर महत्व दिया उन्होंने, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद देश आजाद हुआ हमारा। मैं कहता हूं कोई भी गवर्नमेंट कुछ भी हो बेटा, एक बात ध्यान रखना, लोकतंत्र से अच्छा कुछ नहीं होता है। डेमोक्रेसी इज द बेस्ट थिंग एवर। के हो सकता है कुछ लोग थोड़े गलत आ जाएं पॉलिटिक्स में, जो थोड़ा उल्टा करते हो, थोड़ा सा जो है फंड को ठीक से मैनेज ना करते हो, लेकिन तब भी पब्लिक जो है जहां मालिक है वही सबसे बेस्ट तरीका है। यदि ये डेमोक्रेसी होती तो राजा के लोग क्या साहस करते? नहीं करते। इसलिए हमारा सबका कर्तव्य है कि डेमोक्रेसी हमेशा रहना चाहिए। किसी एक आदमी के भक्त मत बनिए, किसी एक आदमी के गाना मत गाइए, क्योंकि वो ऑटोक्रेसी की शुरुआत करता है वोट की। हमेशा समूह की बात सुनिए,
हमेशा लोगों की बात सुनिए, लोगों के मन को जानिए। मन को जीतोगे देश को जीतोगे, मन को नहीं जीतोगे तो सब जीत के भी हार जाओगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है उसके बाद क्या किया, उसके बाद गवर्नमेंट भारत सरकार ने जो है वो अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड, जबकि देश आजाद हो गया उसके बाद उन्होंने, ये किस्सा तो बहुत फेमस किस्सा था उस समय का के, तो इन्होंने अवार्ड शुरू किया इस चीज के लिए कि कोई इंडिविजुअल या कम्युनिटी जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में कोई ऐसा काम कारनामा दिखाते हैं, कुछ ऐसा कार्य करते हैं, कुछ ऐसा जो है वो कंट्रीब्यूशन करते हैं जिसने कि वाइल्ड लाइफ को बचाया हो, फॉरेस्ट को बचाया हो, तो उसके लिए जो है वो अवार्ड दिए जाते हैं। और ऐसा ही एक किस्सा बाद में देखने मिला टिहरी गढ़वाल एरिया में के चिपको मूवमेंट के। हुआ ये कि वहां पर भी जो है डैम बनना था। डैम बनने के लिए वहां पे एक हिस्से में जो डूब था वहां पे जंगलों को काटना जरूरी था। जंगलों को काटने के लिए लोग वहां पहुंचे, सरकारी अमला वहां पहुंचा। 1974 की बात है कि सरकारी अमला वहां पहुंचा तो लोगों ने बोला नहीं आप पेड़ नहीं काट सकते, आप ये पेड़ तो हमारे पेड़ हम नहीं काटने देंगे, हम यहां रहते हैं। उन्होंने कहा सरकार का आदेश है पेड़ काटने का। सुंदरलाल बहुगुणा उस समय वहां पे लोगों का प्रतिनिधित्व किया, उन्होंने लोगों को रिप्रेजेंट किया। उन्होंने कहा नहीं काट सकते, सब लोग पेड़ों से चिपक गए। अब चूंकि डेमोक्रेसी थी, एक भी आदमी की जान को यदि खतरा होता तो पूरा कंट्री हिल गया होता। लोग लौट आए, वो आके बोला अधिकारियों ने भैया हम तो नहीं कर सकते, वो तो लोग चिपक रहे पेड़ों से, बोल रहे चिपको मूवमेंट है तो चिपक जाओ पेड़ से। छोटे बच्चे बड़े बूढ़े सब चिपक रहे हैं उस पेड़ों से, बोल रहे कोई पेड़ नहीं कटेगा। सरकार को फाइनली अपना डिसीजन चेंज करना पड़ा। मुंबई के अंदर लास्ट ईयर की बात है, आरे के फॉरेस्ट, गवर्नमेंट ने रातों रात आरे के फॉरेस्ट काट दिए मेट्रो के लिए। दिन में नहीं काट पाए, वो दिन में लोग जग रहे थे, दिन में लोग खट्टे होकर बोल रहे थे नहीं ये जंगल नहीं कटेगा, आरे फॉरेस्ट तुम मेट्रो का शेड कहीं बनाओ, हम नहीं कटने देंगे। लेकिन रात में सरकारी हमला क्या काट लिया। सुबह देखा पब्लिक ने हल्ला कर दिया, काम वहीं रोकना पड़ा सारा काम। नया गवर्नमेंट आया, उसने बोला नहीं फॉरेस्ट नहीं कटेगा अभी। तो असल में इन्वायरमेंट के लिए चेतना जो होती है ना, वो आदमी को जो है कई बार, और ये जरूरी भी है ये यार, जब हम अपनी चिंता जो हमारे लिए ऑक्सीजन है जो फ्री मिल रहा है उसकी चिंता नहीं करेंगे हम, तो हम किसी के नहीं, हमको जो ऑक्सीजन दे रहा है पेड़ जो फॉरेस्ट है वो तो लंग्स है। आप कितना देखो, कितना भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लो, आपके जो पेड़ ऑक्सीजन दे रहा है आपकी रेलगाड़ी ऑक्सीजन नहीं देगी। वो तरक्की के लिए जरूरी चीज है, लेकिन आप उसका तरीका खोजिए ना, क्या और बेहतर कर सकते हैं जिसमें कि हमारे फॉरेस्ट डैमेज ना हो। ठीक है, फिर जो लोकल कम्युनिटीज, अब लोगों को, सरकार को समझ में आया कि भाई लोकल कम्युनिटी तो बड़े काम की है, लोकल कम्युनिटी तो वक्त पड़ने पे हमसे भी बढ़ जाती है, बोलती नहीं फॉरेस्ट नहीं काटोगे, मतलब लोकल कम्युनिटी की मदद से हम फॉरेस्ट का मैनेजमेंट बेहतर कर सकते हैं। सरकार सब इंटेलिजेंट होते हैं लोग के, कुछ लोग कहते हैं कि भैया देखो जो विरोध करें विरोध में मत रखो उनको उनकी हेल्प लो। तो क्या किया गया, सरकार ने जो लोकल कम्युनिटीज की हेल्प लिया और जो है वो 1980 उन्होंने जो है वो ज्वाइंट फॉरेस्ट मूवमेंट को शुरू किया उन्होंने के। इसमें क्या कहा उन्होंने कहा कि जो लोकल कम्युनिटी जहां रहते हैं फॉरेस्ट के आसपास, उनकी मदद से उन्होंने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना शुरू किया। उनसे कहा कि तुम इस फॉरेस्ट की सुरक्षा करो, इस जंगल को कोई काट ना पाए। अदरवाइज क्या होता है, सरकार का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है, बड़ा सारा पैसा खर्च करना होता है गवर्नमेंट को ताकि वो जंगल ना काट ले। तो लोगों से बोला कि तुम जहां रहते हो वो पूरे पेड़ पौधे सब तुम्हारे, पर काटना मत, किसी को काटने मत देना। उन्होंने कहा साहब हम कैसे काटने देंगे, हम किसी को नहीं काटने देंगे, जो फल लगे वो तुम्हारा, जो गोंद मिले वो तुम्हारी, सब तुम्हारा, दवा मिले वो तुम्हारी। के तो वो लोग अपने आसपास के फॉरेस्ट को सके, उस पर उनकी जीविका भी डिपेंड होती है। और इससे क्या होता है, क्योंकि फॉरेस्ट को बचाने पर उनको फॉरेस्ट से, जंगल से रिवॉर्ड मिलता है, फल मिलता है, गोंद मिलती है, केमिकल्स मिलते हैं उनको, फैक्ट वो कहते हैं, और जो पत्तियां गिर जाती है, सूखी टहनियां गिर जाती हैं, उसको इस्तेमाल भी कर लेते हैं वो लोग। तो दोस्ती हो गई। सरकार ने कदम आगे बढ़ाए, लोकल कम्युनिटीज को प्रमोट किया कि तुम अपना फॉरेस्ट को सेव करो, इससे जंगल बच जाएगा पूरा। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है इन्वायरमेंटल इश्यूज की। तो आज का जो लेक्चर है, भले ही लंबा लेक्चर है, लेकिन बहुत कुछ सीखा हमने यहाँ पे। एक बात तो हमने सीखी है कि पूरी के आज हमारा कोर्स ऑफिशियली खत्म, मतलब हमने जो है वो एक भी हिस्सा 11th एनसीईआरटी 12th एनसीईआरटी एक भी हिस्सा ऐसा नहीं छोड़ा हमने जहां जिस पर बात ना की हो, जिसको हमने आत्मा के साथ, दिल के साथ ना पढ़ा, उनके डूब कर पढ़ा हमने, पूरे मन से पढ़ा हमने, ऐसे पढ़ा हमने कि जिंदगी में हमें कई सबक भी मिले इसमें। और ये सबक भूलना नहीं बेटा कभी के, क्योंकि ये पढ़ाई जो होती है केवल पढ़ने के लिए नहीं होता है कि केवल आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, ये आप पढ़ते हैं अपने आप को एजुकेट करने के लिए। और एजुकेशन का मायना जो है ना, एग्जाम पास करने से कहीं ऊपर है, कहीं ऊपर है उससे। और आप दुनिया के सबसे बेस्ट स्टूडेंट हैं, जो इतना मुझे बर्दाश्त किए, मेरे साथ रहे, मुझे सुने आप। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। Hi,
to become an official commando of Biomentors. Join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.